तो पॉपअप मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें मेन्यू आइटम की जरूरत पड़ेगी, बाकी किस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो इधर आप देख सकते हो मेन्यू बार को जे मेन्यू इसे मैं निकाल देता हूँ। टेक्स्ट एरिया को जरूरत पड़ेगी, तो टेक्स्ट एरिया को हम यूज़ करेंगे। उधर जो कि मैंने कट वगैरह का लिया हुआ तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये सारे के सारे हम पॉपअप मेन्यू में ऐड कर देंगे। और ये मेन्यू बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। टेक्स्ट एरिया वही अलाइनमेंट रहेगा। और इधर जो कि इस पे एक्शन परफॉर्म किया, चलो एक्शन को रहने देते हैं, हम एक्शन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हो ये फाइल वगैरह जो हमारे मेन्यू मैंने क्रिएट किए हुए थे, तो इन सभी की ज़रूरत नहीं है, तो इन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद में जो कि मेन्यू बार मेन्यू को मैंने ऐड किया उसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये फाइल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास किस किस चीज़ की जरूरत है। जैसे पॉपअप मेन्यू क्रिएट करते हैं, जिसे मैं शो कर देता हूँ, जिससे मैंने ना लेफ्ट क्लिक किया उसके बाद में सारे के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो उसी तरह ये ऑप्शन तो हमने क्रिएट किए हुए हैं। अब बस इसे मुझे ऐड करना है पॉपअप मेन्यू के अंदर। अब वो कैसे ऐड करना, बहुत ही सिंपल है। हमारा टेक्स्ट एरिया में हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये ले रहे, और मेन्यू की भी जरूरत, मेन्यू आइटम की भी जरूरत पड़ेगी, और बाकी एक्शन परफॉर्म करने पर इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। नीचे जे फ्रेम के अंदर टेक्स्ट एरिया को ऐड कर दिया। तो इधर जो कि आपको टाइप करना पड़ेगा पॉपअप मेन्यू, तो जो कि जे पॉपअप मेन्यू करके आपको सजेशन देखने को मिलेगा। तो मैं इधर मेन्यू आइटम के नीचे टाइप कर लेता हूँ, तो जिससे प्रॉपरली वर्क करेगा। ऊपर ही टाइप कर लेते हैं जिससे और भी बेहतर रहेगा। तो इधर मैं देता हूँ जे पॉपअप मेन्यू, और इसके बाद में सेम जे पॉपअप मेन्यू इक्वल टू न्यू जे पॉपअप मेन्यू। तो ये मैंने पॉपअप मेन्यू जो कि क्रिएट कर लिया। लास्ट में लगा देना है आपको सेमी कॉलम। तो ये क्रिएट करने के बाद में इसका नाम देना पड़ेगा, तो आप नाम दे सकते हो, जैसे एडिट नाम से मैं दे देता हूँ। और इसके बाद में फिर आप देख सकते हो जैसे कि इसे ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऐड कैसे करना है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो ये पॉपअप मेन्यू है, जैसे कि ये हमने एक फ्रेम जैसा आप समझ लीजिए पॉपअप मेन्यू क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैंने जो कि ये सारे के सारे जो देख सकते हो मेन्यू आइटम ऐड करने हैं। तो ये कैसे ऐड करेंगे, तो सेम इस पॉपअप मेन्यू का नाम लिखेंगे, बाद में हमारे मेन्यू आइटम का नाम लिखेंगे। तो इधर जो कि हमारे पॉपअप मेन्यू का नाम क्या आप देख सकते हो, जैसे कि जे पॉपअप मेन्यू। तो इधर मैं जे पॉपअप मेन्यू डॉट लिखता हूँ, ऐड लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्या ऐड करना चाहते हैं, कट को ऐड करना चाहते हैं। उसी तरह जे पॉपअप मेन्यू डॉट ऐड कॉपी। तो इसी तरह मैं सबको ऐड कर लेता हूँ। तो सभी को मैंने ऐड कर लिया। अब हमारा जो पॉपअप मेन्यू उसे हमें फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमारा जो फ्रेम है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हम हमारे पॉपअप मेन्यू को टेक्स्ट एरिया के अंदर ऐड करेंगे। टेक्स्ट एरिया को तो हमने फ्रेम में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर कैसे ऐड करना वो भी बहुत सिंपल है। इधर जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, टेक्स्ट एरिया को फ्रेम में ऐड किया हुआ है, और ये फंक्शनैलिटी के ऊपर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो इधर लिखना जे टेक्स्ट एरिया डॉट ऐड, इसके बाद में ऐड पॉपअप मेन्यू। तो हमारा जे पॉपअप मेन्यू नाम से था, उससे मुझे ऐड करना है। तो ये देख सकते हो जे पॉपअप मेन्यू। अब ये सक्सेसफुली हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर ऐड हो गया। अब ये टेक्स्ट एरिया के अंदर क्यों ऐड करें, जैसे कि मैं आपको नोटपैड दिखा देता हूँ। इस नोटपैड के अंदर देख सकते हो जैसे कि मैं कुछ भी चीज़ कॉपी करना चाहता हूँ, तो लेफ्ट क्लिक करता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये टेक्स्ट एरिया के अंदर मुझे पॉपअप मेन्यू दिख रहा है, और ये ऊपर के पॉपअप मेन्यू अलग होते हैं और ये टेक्स्ट एरिया का अलग होता है। तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट एरिया में ऐड किया, तो ईजिली आप है ना कुछ भी कॉपी कर पाओगे। तो इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये देख सकते हो ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। उसके बाद में फिर जैसे कि मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो इधर क्लिक करने पे एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने है ना माउस लिस्टनर को ऐड नहीं किया हुआ है। तो बस ये टेक्स्ट एरिया के अंदर पॉपअप मेन्यू को ऐड कर दिया, पर हमारे क्लिक करने पे भी एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, जो कि माउस लिस्टनर के थ्रू होएगा। तो माउस के थ्रू हम क्लिक कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे टेक्स्ट, फिर से इधर जो कि मुझे जे टेक्स्ट एरिया लिखना पड़ेगा। इधर मैं स्पेस देता हूँ, जे टेक्स्ट एरिया डॉट ऐड माउस लिस्टनर, उसके बाद में न्यू माउस अडेप्टर। और इधर मुझे जो कि है ना माउस क्लिक पे लाना है, या फिर माउस प्रेस पे भी ला सकते हो, माउस क्लिक पे भी ला सकते हो। तो मैं माउस क्लिक पे लाना चाहता हूँ। तो इधर मैं माउस क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, जो कि हमारा पॉपअप मेन्यू शो हो जाना चाहिए। तो इधर मैं टाइप करूँगा जे पॉपअप मेन्यू, उसके बाद में फिर डॉट लगाना है, बाद में फिर शो लिखना है, और उसके बाद में फिर मुझे बताना कि किसके अंदर शो होना चाहिए। तो जे टेक्स्ट एरिया के अंदर शो करना है, और उसके बाद में इसका पोजीशन बताना कि कहाँ शो होना चाहिए। तो जहाँ भी मेरा माउस रहे वहाँ का पोजीशन गेट हो जाए, और वहाँ का पोजीशन पे शो हो जाए, गेट वाई एक्सेस। तो ये मैंने दे दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कुछ एरर तो नहीं है। तो कुछ भी एरर नहीं है। अब मैं जो कि इसे करता हूँ मिनिमाइज, और इसे करता हूँ फिर से रन। सो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया, और इसके अंदर जो कि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सारे के सारे पॉपअप मेन्यू आ गए। इसे मैं कट करना चाहता हूँ, तो इधर देख सकते हो सेलेक्ट ऑल करता हूँ, और इधर से मैं कट करता हूँ, तो देख सकते हो कट हो गए। और दूसरे नोटपैड के अंदर पेस्ट करता हूँ, जो कि इधर मैं एंटर मारता हूँ, और इधर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो पेस्ट हो गया। और यही चीज़ें इधर पेस्ट करनी, तो इधर देख सकते हो सेव करना चाहते हो, सेव एग्जिट का ऑप्शन इधर मैं पेस्ट करता हूँ, फिर से मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, ये पेस्ट कर दिया। तो इस तरह हम पॉपअप मेन्यू को ऐड करते हैं।
तो इसे मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। और जैसे कि मैंने नोटपैड का पूरा ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ, पूरा नोटपैड कैसे क्रिएट करना जावा के प्रोग्राम को यूज़ करके, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो आप देखना चाहते हो पूरा नोटपैड उसका डिज़ाइन वगैरह, जो कि देख सकते हो मेन्यू वगैरह का डिज़ाइन वगैरह थोड़ा है ना अच्छा क्वालिटी है, और जो कि है ना थोड़ा लेंथ विथ वगैरह भी थोड़ी अच्छी है, और साइड में स्पेस वगैरह जो कि मतलब पैडिंग वगैरह भी प्रॉपर दी हुई है। तो इसके लिए आप है ना नोटपैड वाला वीडियो देख लीजिए। स्विंग में मैं आपको जो भी कंपोनेंट को कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा बाद में। फिर मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वीडियो बनाए हुए, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इसके अंदर एडवांस चीज़ें बताई हुई, तो वो आप देख सकते हो। तो पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, जैसे कि जावा क्लियर कर लीजिए, MySQL क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद में जो कि AW2 भी देख रहे तो वो भी देख लीजिए, स्विंग को भी देख लीजिए, और उसके बाद में फिर आप है ना जो भी डायरेक्ट सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट की ओर बढ़िए। सो आपको पॉपअप मेन्यू के बारे में पता चल गया रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेकबॉक्स मेन्यू आइटम के बारे में। तो चेकबॉक्स मेन्यू आइटम किस टाइप का रहता है वो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इधर चेक कर लेता हूँ किसी के अंदर रहे, तो आप देख सकते हो। तो जैसे कि चेक बॉक्स रहेगा और बस एक टिक रहेगा, तो टिक अनटिक करने का ऑप्शन रहेगा। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि इधर चेक बॉक्स जैसे कि मतलब ये टिक वाला ऑप्शन है, तो उसी तरह एक चेक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर टिक और अनटिक करने का ऑप्शन रहेगा, और वो हमारे मेन्यू के अंदर रहेगा, तो उसे चेक बॉक्स मेन्यू आइटम कहते हैं। तो इधर मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, इधर मैं आपको शो कर देता हूँ, और इसके अंदर कुछ मेन्यू आइटम मैंने ऐड किया हुआ है। सो ये देख सकते हो ये मेन्यू के अंदर सेव एग्जिट क्लोज और सब मेन्यू कुछ ऐड किया हुआ, तो इसके अंदर ही मैं चेकबॉक्स मेन्यू को ऐड करूंगा। तो वो ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको चेकबॉक्स मेन्यू आइटम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है जावा के अंदर। तो इधर जैसे कि मैं सबसे पहला ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर आने के बाद में इधर मैं लिख देता हूँ जावा चेकबॉक्स मेन्यू आइटम, और इधर मैं सेम जावा चेकबॉक्स मेन्यू आइटम ही नाम दे दूंगा, और ये हमें एक ही चाहिए तो एक ही ऐड करूंगा। उसके बाद में जिस तरह हम मेन्यू आइटम को ऐड करते हैं उसी तरह इसको भी असाइन करना पड़ेगा। तो चेकबॉक्स मेन्यू आइटम इक्वल टू न्यू जावा चेकबॉक्स मेन्यू आइटम, और इधर मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑप्शन, और इसके बाद में मैं लास्ट में सेमी कॉलम लगा देता हूँ। अब इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा जो कि मेन्यू के अंदर। तो हमारा मेन्यू क्या है, हमारा मेन्यू है एक मेन्यू नाम से मेन्यू, इसका नाम हमने फाइल दिया हुआ है, ये इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी मेन्यू नाम ही दिया हुआ है। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इधर जिस तरह मैं ऐड कर रहा हूँ सभी को I1 I2 जो कि सभी मेन्यू को, उसी तरह मुझे लास्ट में इसे ऐड कर देता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ मेन्यू डॉट ऐड, और इधर मैं टाइप कर देता हूँ जावा चेकबॉक्स मेन्यू आइटम। सो ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि है ना ऑप्शन नाम का एक ऐड हो गया है। इधर मैं जो कि इस पर क्लिक करता हूँ तो टिक हो जाएगा, अनक्लिक करता हूँ तो अनटिक हो जाएगा। और इस पर आपको फंक्शनैलिटी ऐड करना तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो एक्शन परफॉर्म से आप है ना जो कि एक्शन लिस्टनर को यूज़ करके इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया इस तरह आप चेकबॉक्स मेन्यू आइटम का ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेटर के बारे में। तो सेपरेटर मतलब जैसे कि दो कंपोनेंट को हमें यूज़ किया, बीच में हमें सेपरेटर लगाना है, तो जिससे पता चल ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है, तो वो सेपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो वो हमें जो कि जावा के अंदर देखने JSwing के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इधर जो यूजफुल चीज़ें उससे रखते हैं, जैसे कि मैं मेन्यू वगैरह तो अभी नहीं क्रिएट करने वाला, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चेकबॉक्स मेन्यू की भी ज़रूरत नहीं है, सभी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और एक हम फ्रेम जो कि प्रॉपर तरीके से एक दूसरा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक नया फ्रेम क्रिएट कर लिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्रिएट किया हुआ, और इधर हम दो लेबल ले लेंगे, उसके बीच में सेपरेटर लगा देंगे। तो दो लेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये दो लेबल मैंने क्रिएट कर लिया, और इनको देख सकते हो जैसे कि फ्रेम के अंदर भी ऐड कर दिया। अब इनके बीच में मुझे लगाना पड़ेगा सेपरेटर। तो सेपरेटर के लिए जावा और एस आपको कैपिटल लिखना, तो इधर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेपरेटर का, और इसका नाम देना पड़ेगा। तो जावा सेपरेटर इक्वल टू न्यू जे सेपरेटर, और उसके बाद में फिर आप देख सकते हो जैसे कि लगा देना सेमी कॉलम। अभी सेपरेटर को आपको कहाँ रखना है, जैसे कि हम इन दोनों के बीच में रखना चाहते हैं, तो जे फ्रेम डॉट ऐड, बाद में फिर जे सेपरेटर आपको टाइप कर देना है। तो सक्सेसफुली हमारा सेपरेटर दोनों लेबल के बीच में लग गया। पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि है ना हमने ये जो फ्रेम का लेआउट है वो नल सेट किया हो, तो इस फ्रेम के लेआउट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको इधर से मुझे करना पड़ेगा कट, और इसको मैं ग्रिड लेआउट शो करके बाद में फिर आपको बताता हूँ सेपरेटर कैसे बीच में आएगा। तो ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ऐसे अलग अलग टाइप के लेआउट ये एंडिंग में मैं आपको बता दूंगा सभी लेआउट के बारे में। तो फिलहाल आप सेपरेटर पे ध्यान दीजिए। तो इधर में जे फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और इधर जो कि न्यू ग्रिड लेआउट, और ये 0 1, ये 0 1 क्या ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये क्रिएट कर लिया, जो कि रो हमारा 0 है, कॉलम हमारा 1 है। अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने इसका साइज दिया हुआ है 400 बाय 400 का। इसके बीच में देख सकते हो जो लाइन आ रही है वो हमारा सेपरेटर है, जो कि अबाव मतलब ऊपर वाला ये लेबल हो गया और नीचे वाला लेबल हो गया। या आप सेपरेटर जहाँ लिखोगे वहाँ असाइन हो जाएगा, तो कोड के हिसाब से असाइन होगा। तो इधर जो कि मैं इसे कट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और इस कोड को मैं करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। जैसे कि अब मैंने है ना दोनों लेबल के नीचे सेपरेटर को ऐड किया हुआ है।
दोनों लेवल ऊपर आ गया और नीचे जो कि सेपरेटर आ गया। तो ये आप जो भी सेपरेटर ऐड कर रहे हो तो जहाँ ऐड करना, जो दो कंपोनेंट के बीच में ऐड करना है, इनके बीच में ही आपको टाइप करना पड़ेगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि प्रोग्रेस बार के बारे में। तो प्रोग्रेस बार आपने देखा रहेगा, कुछ भी चीज़ लोड होती है तो एक प्रोग्रेस बार दिखता है, तो उसी टाइप का प्रोग्रेस बार हम क्रिएट करेंगे। तो इधर सबसे पहला हमें जो कि जे प्रोग्रेस बार टाइप करना पड़ेगा, सेव जे प्रोग्रेस बार, हम जो कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बाद में न्यू जे प्रोग्रेस बार। और इधर हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी, जैसे कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और इसके अंदर टोटल जो कि 2000 तक रहेगा, ये मैंने दे दिया। अब इसके बाद में जैसे कि प्रोग्रेस बार का अलाइनमेंट भी देना पड़ेगा, जो कि फ्रेम में कहाँ रहेगा, तो ये हम जो जे प्रोग्रेस बार डॉट सेट बॉन्ड, और इसका मैं अलाइनमेंट 40 बाद में फिर इसका विड्थ दे देता हूँ मैं 160, हाइट दे देता हूँ 30, तो ये बहुत ही बेहतर है। और इसके बाद में जे प्रोग्रेस बार सेट वैल्यू, तो अब मुझे वैल्यू असाइन करना पड़ेगा जो कि 0 से स्टार्ट हो, और जे प्रोग्रेस बार के अंदर जो भी चेंजेस रहे, मतलब जैसे भी इंक्रीमेंट हो, तो इस हिसाब से हम कोई भी प्रोग्रेस बार देखते हैं डाउनलोड का, तो एक ग्रीन कलर की लाइन आती है या फिर जो भी लाइन आती है जिससे पता चलता है हमारा इतना डाउनलोड हुआ है, तो वो भी चीज़ें हमें शो करनी पड़ेगी। तो इधर मैं जे प्रोग्रेस बार डॉट सेट के बाद में सेट स्ट्रिंग पेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। ट्रू करने के कारण क्या होगा कि वो शो होएगा। अब इसको मुझे जे फ्रेम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जे फ्रेम डॉट ऐड, और हमारे प्रोग्रेस बार का नाम, तो ये सक्सेसफुली हमारा ऐड हो गया। तो इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके शो करता हूँ किस टाइप का दिख रहा है। बाद में फिर मैं इसके अंदर थ्रेड को लगाता हूँ, थ्रेड को लगाने के बाद में इसके अंदर जो कि इंक्रीमेंट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हमारा प्रोग्रेस बार शो हो रहा है, पर इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थ्रेड को यूज़ करेंगे और वाइल को यूज़ करेंगे, वाइल कंडीशन को यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे और शो करेंगे, जो कि हमारा प्रोग्रेस बार मतलब डाउनलोड जैसा होता है वैसा शो करेंगे। तो इसके लिए हमें मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि कोई भी नाम का मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो एक जैसे ये डाउनलोडिंग नाम से एक मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, तो इधर मैं पब्लिक वॉइड डाउनलोडिंग, और इस मेथड का नाम मैंने डाउनलोडिंग दे दिया है। और इसके अंदर जो कि मैं कुछ भी पैरामीटर वगैरह पास नहीं करूँगा, और इस मेथड के अंदर मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप को, और इसके अंदर जो कि इसका कंडीशन में दे दूँगा i इज इक्वल टू 2000। अभी i को मुझे असाइन करना पड़ेगा, जो कि इंटीजर वैल्यू कितना i का रहेगा, तो i को मैं ऊपर असाइन कर देता हूँ, जो कि इधर असाइन कर देता हूँ i इक्वल टू 0, और int i इक्वल टू 0, तो ये मैंने 0 इसके अंदर असाइन कर दिया है। अब ये वाइल लूप का कंडीशन लगा देता हूँ, और इधर जैसे कि है ना जे प्रोग्रेस बार, जो कि हमारा जो प्रोग्रेस बार है, अब ये प्रोग्रेस बार को हमें जो कि बाहर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ग्लोबल कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम इसे यूज़ कर पाएंगे। जे प्रोग्रेस बार। अब इसके बाद में जो हमने अंदर क्रिएट किया हुआ इसे मैं हटा देता हूँ इधर से, तो जो ऑटोमेटिकली ये बाहर वाला वो असाइन कर लेगा। ये आ गया, इधर भी मैं प्रोग्रेस बार टाइप करता हूँ, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद में इधर डॉट सेट वैल्यू 0, तो ये मैंने 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, वापस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं इंक्रीमेंट करूँगा, तो इस हिसाब से अभी तो फिलहाल 0 दूंगा, उसके बाद में इसके अंदर चेंजेस होगा। तो 0 नहीं, हम i रखते हैं, क्योंकि i के अंदर जैसे जैसे वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होता जाएगा उस हिसाब से चेंजेस होएगा। और i के अंदर मैं प्लस करा देता हूँ, i इक्वल टू i के अंदर 20 का जो कि मैं प्लस करा दूंगा। अब इसके बाद में फिर हम लगा देंगे थ्रेड। अब ये ट्राई कैच के अंदर आपको लगाना पड़ेगा थ्रेड को, तो इधर मैं थ्रेड लगाता हूँ। थ्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि जावा के ट्यूटोरियल में मैंने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड का यूज़ करते हैं, फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूसली मतलब मल्टीपल चीज़ें एक साथ में होती है। जैसे मोबाइल के अंदर आपने देखा रहेगा बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहता है, और आपको ऊपर कुछ कैलकुलेशन करते रहते हो, और पीछे यूट्यूब का भी कुछ भी चीज़ डाउनलोड होते रहता है। तो ये एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, ये थ्रेड के थ्रू होती है। तो आपने कभी भी कहीं भी क्लासेस वगैरह में कहीं भी जावा वगैरह का प्रोग्राम देखा रहेगा, तो वहाँ हमें क्या चीज़ें बताते हैं कि एक ही कैलकुलेशन, एक टाइम पे एक कैलकुलेशन बताते हैं, एक टाइम पे एक चीज़ें बताते हैं। थ्रेड के बारे में बहुत ही कम बताते हैं, थ्रेड को कैसे यूज़ करके हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइमर का आपने एप्लीकेशन देखा, टाइमर के अंदर टाइमर बैकग्राउंड में चल रहा है, इधर क्लॉक चल रहा है और इधर अलार्म चल रहा है, तो सारी चीज़ें थ्रेड के थ्रू होती है। मतलब एक अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रोसेस के अंदर होती है, तो वो थ्रेड के थ्रू होती है। तो इसके लिए थ्रेड को यूज़ किया। तो अभी मैं थ्रेड लगाऊंगा, थ्रेड लगाने के बाद में फिर इधर मैं स्लीप लिखूंगा। स्लीप मतलब 150 मिली सेकेंड, मतलब 1000 मिली सेकेंड होएगा ना, तब जाके आपका है ना 1 सेकेंड होएगा कंप्लीट। तो इधर आप देख सकते हो, इधर मैं 150 तक का स्लिप दे दूंगा मिली सेकेंड का। इसके बाद में फिर लास्ट में लगाना है आपको जो कि सेमी कॉलम, जो कि ऑलरेडी लगाया हुआ, और इधर मुझे पास करना पड़ेगा कैच, और इसके अंदर मुझे जो कि एक्सेप्शन बताना पड़ेगा कि कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है। एक्सेप्शन ई करके मैं बता देता हूँ, और इधर मैं जो कि प्रिंट करा देता हूँ। एरर आता है तो फिर ये एक्सेप्शन जो हमारा ई है वो प्रिंट हो जाए। सो ये मैंने थ्रेड भी लगा दिया, और थ्रेड जो कि स्लिप के लिए मैंने 157, तो इधर आएगा जो कि वाइल लूप चलेगा इज इक्वल टू लेस देन
2000 जो कि आई हमारे 2000 से कम है, कंडीशन ट्रू हुआ, बाद में ट्राई पे आएगा तो 150 मिली सेकेंड तक स्टॉप हो जाएगा वाइल, बाद में वापस से चलेगा, इस तरह स्टॉप होगा चलेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे धीरे धीरे करके आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा। अब आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो इसका मतलब हमने इधर क्या किया हुआ है, जे प्रोग्रेस बार डॉट सेट वैल्यू लगाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू है धीरे धीरे जो कि प्रोग्रेस होगा, जैसे डाउनलोड का था इस तरह प्रोग्रेस होगा, तो इस तरह वर्क करेगा। अब ये तो मैंने मेथड क्रिएट कर लिया, अब इस मेथड को मुझे कॉल करना पड़ेगा हमारे मेन मेथड के अंदर। तो जैसे कि हमने हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इधर आप देख सकते हो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो, तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्वॉक होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी इन्वॉक होगा। कंस्ट्रक्टर इन्वॉक होने के कारण क्या होगा, हमारा जो कि सक्सेसफुली शो हो जाएगा हमारा जो प्रोग्रेस बार है। पर अभी मेथड को इन्वॉक करने के लिए भी कॉल करना पड़ेगा। तो इधर जैसे कि फिलहाल मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ किस टाइप से दिख रहा है। तो ये देख सकते हो इस टाइप से दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज। अब जैसे कि मैं अब इस मेथड को कॉल करूँ, क्योंकि हमने मेथड को कहीं भी कॉल नहीं किया हुआ, ना तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किया है, ना हमने मेन मेथड के अंदर कॉल किया। तो आप कहीं कॉल कर सकते हो, जैसे कोई भी मेथड को खुद दूसरे मेथड के अंदर या फिर मेन मेथड के अंदर कॉल कर सकते हो। तो इधर हमने एन जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, तो इधर मैं डॉट लगा, तो डॉट लगाने के बाद में आप देख सकते हो डाउनलोडिंग का मेथड हमने क्रिएट किया, ये आ गया और इसे मैंने कॉल कर दिया। अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रोग्रेस बार हो, तो 150 मिली सेकंड तक स्टॉप होगा, एक एक परसेंटेज जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह हम प्रोग्रेस बार को क्रिएट करते हैं। और देख सकते हो जैसे कि मैं 150 जो मैंने इधर दिया हुआ, तो इधर मैं 1000 कर देता हूँ, तो एक सेकंड में एक जो कि प्रोग्रेस होएगा। तो इसे मैं करता हूँ टर्मिनेट, और इधर मैं जो कि 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड होता है, तो 5000 मिली सेकंड डालोगे तो 5 सेकंड बाद में एक परसेंटेज का इंक्रीमेंट होएगा। अब इसे मैं करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो पहले जितनी स्पीड से हो रहा था उतनी स्पीड से नहीं होगा, अब स्लो होएगा। तो आप देख सकते हो अब आपको स्लो चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने मिली सेकंड को बढ़ा दिया। मतलब 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कोई भी 1000 को यूज़ करते हैं, क्योंकि है ना सेकंड को भी क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि है ना हमारा कुछ भी प्रोग्राम वगैरह रन होता है तो बहुत ही कम टाइम में रन होता है। तो हम डायरेक्ट जो जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी वो डायरेक्ट सेकंड या फिर मिनट दे देता, तो 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद में एग्जीक्यूशन हो या 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद में, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और सेकंड में भी दे दे, जैसे 5 सेकंड दे दे या फिर 1 सेकंड दे दे, 1 सेकंड भी बहुत ही लंबा टाइम होता है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब फटाक से रिस्पॉन्स करना चाहिए, और वो मिली सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मिली सेकंड दिया हुआ है, तो मिली सेकंड 1 मिली सेकंड लगा दूंगा, इधर मैंने 1 लगा दूंगा तो बहुत ही स्पीड में सब करके हो जाएगा, क्योंकि हमारे मशीन में इतना पावर है कि वो फटाक से जो कि प्रोसेस कर सकता है। पर हमें प्रोग्राम में भी इतना मतलब ऐसा कोडिंग करना पड़ेगा कि जो फटाक से प्रोसेस करे। तो आप देख सकते हो 1 मिली सेकंड या फिर 10 मिली सेकंड इस टाइप से आप लगा सकते हो। सो आई होप आपको प्रोग्रेस बार के बारे में पता चल गया रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि जावा ट्री के बारे में। अभी जावा ट्री क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इधर आप देख सकते हो जैसे कि ये फाइल के फॉर्मेट दिख रहे हैं, इधर हमारे इंटेलिजेंट आईडी के अंदर ये ट्री फॉर्मेट में दिख रहे हैं। इधर आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल, तो ये एक ट्री फॉर्मेट है। तो इस टाइप का फॉर्मेट हम जे ट्री के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो वही मैं चलो क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। तो ट्री को क्रिएट करने के पहले हम कुछ फाइल्स को शो कर देंगे, जैसे कि इसके अंदर फाइल जो कि आप देख सकते हो अलग अलग फाइल दिख रही है, फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल। तो इस तरह हम कुछ नाम दे देंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड्स को। तो इधर आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड्स आपको सजेशन में देखने को मिल जाएगा। और इधर इसका नाम देता हूँ file1 इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट ट्री म्यूटेबल ट्री नोड्स। बाद में फिर इसका सेम मैं नाम दे दूँगा file1। ये मैंने एक दे दिया, इससे मैं करता हूँ डुप्लीकेट कंट्रोल डी से। अब इधर मैं दे देता हूँ 2 और इधर मैं देता हूँ 3। तो डायरेक्ट मैं नाम दे दे रहा, तो आई होप आपको समझ में आता रहेगा। और सेम इधर भी मैं फाइल 2 डायरेक्ट मैं जो नाम दिया हुआ वही दे देता हूँ 2 और सेम इधर 3। और इधर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने ये नाम दे दिया तो इस फाइल 1 के अंदर 2 और 3 को डाल देता हूँ। तो आप एग्जांपल की तरह समझ लीजिए, इधर जैसे कि ये हमारा आउट नाम का फाइल 1 है, इसके अंदर हमारा जो कि फाइल 2 और 3 दो शो हो जाएंगे। तो इस तरह मैं करता हूँ, इधर file1 डॉट बाद में फिर ऐड को यूज़ करना है और इसके बाद में फिर इसके अंदर मैं 2 डालना चाहता हूँ। ये मैंने 2 दे दिया और सेम file1 डॉट ऐड को यूज़ करूँगा और इधर मैं 3 दे दूँगा। सो ये मैंने 2 फाइल इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं मतलब जे ट्री को यूज़ करूँगा और इसके बाद में इसके अंदर जो ये फाइल 1 है इसे मैं ऐड कर दूँगा। तो इधर जे ट्री आपको टाइप करना है, जे ट्री इक्वल टू न्यू जे ट्री और इधर हमारा फाइल 1 ये मैं ऐड कर देता हूँ। अब इस जे ट्री को हमें फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो फ्रेम के अंदर ऐड करना तो बहुत ही सिंपल है, जे फ्रेम डॉट ऐड और हमारा जे ट्री ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो इतना कोड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको शो करता हूँ किस टाइप से दिख रहा है। तो इधर मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, चलो इसको देख लेते हैं हम।
और इधर आप देख लेना जैसे कि आपका है ना जे फ्रेम डॉट सेट लेआउट जो कि ये अनेबल रहेगा, मतलब ये अनकमेंट नहीं रहेगा, तो आपका जे ट्री शो नहीं करेगा। तो इसे मैं करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो जब ये है ना ये सेट लेआउट नल रहेगा तो ये हमारा इसके वजह से जे ट्री के अंदर कुछ भी शो, मतलब फ्रेम के अंदर जे ट्री शो नहीं हो रहा है। अब मैं इसे करता हूँ कमेंट और फिर से करता हूँ एग्जीक्यूट। तो अब हमारा जे ट्री जो कि सक्सेसफुली शो कर रहा है। अब मैं कुछ फाइल के और भी नाम ऐड करता हूँ, वो भी आपको शो कर देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने 4 फाइल के नाम और ऐड कर दिया। अब इस फाइल को जैसे कि मैं ये सिटी नाम की, इसके अंदर मैं होम, हाउस, बाइक, कार ये सारे ऐड कर देता हूँ। तो इधर मैं टाइप करता हूँ सिटी डॉट ऐड। इसी तरह मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने पाँचों को डुप्लीकेट, मुझे 4 की ज़रूरत है क्योंकि हमने टोटल 5 क्रिएट किया, एक तो हम यूज़ करके ऐड करने के लिए और बाकी तो हम जो कि ऐड करेंगे उसके अंदर। तो इधर मैं लिखता हूँ कार और उसके बाद में फिर बाइक, इसके बाद में फिर इधर लिखता हूँ मैं होम, और इधर जो कि लास्ट में मैंने सिटी यूज़ किया, सिटी की जगह पर मैं यूज़ कर लेता हूँ होम, और इधर होम के अंदर मैं जो कि डाल देता हूँ बाइक को। रिमेनिंग हमारा क्या रहा है, चलो सिटी को डाल देते हैं उसके अंदर। अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। इधर हमें एरर देखने को मिला, क्यों एरर देखने को मिल रहा है देख लेते। अरे इधर मैंने सिटी को जो कि ऐड कर दिया, इधर सिटी को मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिटी को मैंने हमारा मेन रूट बनाया हुआ है और इसे मैं ऐड नहीं कर सकता। तो इसके अंदर मैं हाउस को ही डाल देता हूँ, ये मैंने हाउस को डाल दिया और इसे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, पर आगे के नाम नहीं आए। आगे के नाम क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने इनका जे ट्री के अंदर ऐड नहीं किया था नाम, तो इन सभी को जे ट्री के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इधर जो मैंने ऐड किए हुए 2 फाइल के नाम, तो इसी तरह मैं है ना फाइल 1 को यूज़ करता हूँ, डॉट ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं सिटी को ऐड कर देता हूँ। तो अब हमारा जो कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये देख सकते हो जैसे कि फाइल है, फाइल के अंदर फाइल 1 के अंदर 2 फाइल है, उसके बाद में सिटी, सिटी के अंदर कार, बाइक, होम, इस तरह हम आगे 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 ऐड कर सकते हो। तो इसे जे ट्री कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। तो इस तरह हम जो कि जे ट्री का कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और रन करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर चूसर के बारे में। तो कलर चूसर तो आपने पेंट में देखा ही रहेगा। तो जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ, इस टाइप से आपको कलर चूसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन दिख रहे हो और इधर आप देख सकते हो जैसे कि मैं एडिट कलर पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप का एक कलर चूसर का ऑप्शन आया। तो इस टाइप का कैसे कलर जो कि आप ऐड कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ही मैं आपको बता देता हूँ। तो हम कलर चूसर को कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि हम एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया का जो भी बैकग्राउंड कलर रहेगा वो कलर चूसर्स के थ्रू हम चेंज करेंगे। तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि एक टेक्स्ट एरिया की, जो कि आप देख सकते हो फ्रेम तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया और एक बटन की जरूरत पड़ेगी। बटन पर क्लिक करने के बाद ही हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो इधर मैं बाहर जो कि ग्लोबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ बटन नाम का। तो मैंने बटन को टेक्स्ट एरिया को जो कि अलाइनमेंट भी दे दिया और बटन और टेक्स्ट एरिया को जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट भी कर लिया। अब बस मुझे इनको जे फ्रेम के अंदर ऐड करना रहेगा। तो जैसे कि जे फ्रेम के अंदर जे बटन और जे टेक्स्ट एरिया को मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे कलर चूसर को यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले बटन पर क्लिक करने पर हमारा कलर चूसर आना चाहिए। तो बटन पर क्लिक करने पर मुझे एक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक्शन जो कि मैं कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट करूँगा, मतलब कंस्ट्रक्टर के बाहर एक मेथड क्रिएट करूँगा। सो एंड में मेरा मेथड क्रिएट हो चुका है, इसे मैं मेन मेथड के ऊपर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर जो भी कलर चूसर वगैरह मुझे यूज़ करना है वो सारा का सारा क्रिएट करूँगा। तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में कलर चूसर का ऑप्शन आना चाहिए। तो इधर आपको टाइप करना है कलर, उसके बाद में हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इक्वल टू जे कलर चूसर। तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में शो डायलॉग बॉक्स, तो डायलॉग बॉक्स नहीं, शो डायलॉग ऑनली। और इसको मुझे किस फ्रेम के अंदर शो करना है, दिस को यूज़ करूँगा जो कि कंपोनेंट हमारा दिस ही है। और इधर मैं ऑप्शन दे दूंगा चूज, जो कि टाइटल रहेगा हमारा वो फ्रेम का, जो कलर चूसर का फ्रेम रहेगा। और मैं कलर बाय डिफॉल्ट जो कि कैन दे दूंगा। तो ये हमारा कलर चूसर का क्रिएट हो चुका है। अब मुझे कहाँ बैकग्राउंड सेट करना है, तो इधर मैं डालूंगा जे टेक्स्ट एरिया डॉट सेट बैकग्राउंड। और इधर जैसे कि मैंने सी नाम का क्रिएट किया हुआ, तो जो कलर है वो इस सी के अंदर आ जाएगा। अब इस सी को यूज़ करके जो कि इसका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो इधर मैं सी डाल देता हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। इधर दिस नाम के अंदर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जे फ्रेम को कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया हुआ। तो जे फ्रेम को मुझे बाहर लेना पड़ेगा, जे फ्रेम। और इधर मैं टाइप करता हूँ जे फ्रेम और इस जे फ्रेम को मैं कट कर देता हूँ, जिससे ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। और इधर मैं टाइप कर देता हूँ दिस की जगह पर जे फ्रेम। अब इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। और मेन मेथड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो देख सकते हो इस टाइप का हमारा टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। और टेक्स्ट एरिया के अंदर आप देख सकते हो कुछ भी ऑप्शन नहीं है। उधर मैं पेड कलर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे हमारा कलर चूसर का ऑप्शन आ जाता है, ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। जो भी कलर मैं चूज करूंगा वो कलर हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह कलर चूसर को आप यूज करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हो।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टैब पैन के बारे में। तो टैब पैन को कैसे क्रिएट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर मैंने 2 फाइल जावा की ओपन की हुई है, तो इधर इस तरह मैं एक से दूसरे फाइल में जा रहा हूँ, तो इसे एक टैब पैन कहते हैं। तो ये क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो हम अपने फ्रेम के अंदर ये टैब पैन क्रिएट करेंगे, हो सके उसके अंदर टेक्स्ट एरिया भी ऐड कर देंगे। तो ऑलरेडी मैंने फ्रेम का कोड लिखा हुआ है, बस मैं एक टेक्स्ट एरिया का कोड लिखता हूँ, बाद में जो भी चीज़ रहेगी वो अलग अलग पैन के अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैनल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू। और टेक्स्ट एरिया की आप देख सकते हो इधर डायरेक्ट आप साइज बता सकते हो, तो इधर मैं डायरेक्ट इसका साइज देता 200 जो कि रो कितना रहेगा और कॉलम कितना रहेगा ये मैंने बता दिया। फिर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पैनल। तो टैब पैन के अंदर जो चीज़ें रहती है उसे पैनल कहते हैं। और मैं 3 पैनल ऐड कर लेता हूँ। जिस तरह आपको ऊपर फाइल दिख रहा है 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसी तरह 3 ऑप्शन दिखेगी, 3 टैब जैसे दिखेगी जिस पे आप क्लिक कर सकते हो और अलग अलग टैब पे जा सकते हो। अब ये 3 पैनल क्रिएट हो गए। सबसे पहले वाले पैनल के अंदर मैं टेक्स्ट एरिया को ऐड कर देता हूँ। तो जो पैनल का नाम है वो लिखना है, डॉट लगाना है, ऐड लिखना है, बाद में टेक्स्ट एरिया टाइप कर देना है। ये 2 पैनल को मैं ब्लैंक ही रखता हूँ, आप जो चाहे लेबल बटन वगैरह ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको शो कर दूंगा, उसके बाद में आपको और भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। पैनल क्रिएट करने के बाद में हमें टैब पैन को ऐड करना पड़ेगा। तो इधर टाइप करना पड़ेगा जे टैब पैन। उसके बाद में जो हमने टाइप किया वो जे टैब पैन, उसको असाइन करना पड़ेगा, मतलब सेट बॉन्ड देना पड़ेगा, मतलब पोजीशन देना पड़ेगा। तो मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस 50-50 और विथ जो कि 200 और हाइट भी जो कि 200 दिया हुआ है। अब ये टैब पैन तो असाइन हो गया, पर टैब पैन के ऊपर जो ऊपर ये पैनल रहेगी वो शो होगी, तो उसका नाम भी होना चाहिए, वो किस टाइप का नाम रहेगा और वो टैब पैन के अंदर क्या नाम से शो होगी, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इधर में जे टैब पैन डॉट ऐड। तो सबसे पहला नाम रहेगा हमारा मेन और हमारा पैनल रहेगा जे पैनल 1। तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया है, डॉट ऐड, बाद में फिर आपका नाम देना है, उसके बाद में फिर जो पैनल को आप ऐड कर रहे हो उसका नाम दे देना है। अब ये जे टैब पैन को मुझे फ्रेम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो जे फ्रेम डॉट ऐड जे टैब पैन। तो ये फ्रेम के अंदर सक्सेसफुली ऐड हो गया। और नीचे तो मैंने साइज वगैरह फ्रेम के ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, तो चलो इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। सो आप देख सकते हो इस टाइप का टैब पैन हमारा क्रिएट हो चुका है। इधर आप देख सकते हो एडिट, हेल्प और मेन जो हमने नाम दिया था ये देख सकते हो, ये नाम इधर आ गया। और मेन के अंदर आप देख सकते हो इस टाइप के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, और एडिट के अंदर इस टाइप और हेल्प के अंदर इस टाइप के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइडर के बारे में। तो स्लाइडर को कैसे क्रिएट करना है, तो स्लाइडर आपने देखा रहेगा, जैसे हम कोई भी वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं या फिर अपने स्पीकर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं या मोबाइल में वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, वो एक स्लाइडर होता है। तो वो स्लाइडर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे क्रिएट करना है जो कि विंडो के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेम तो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, अभी जैसे कि बस मुझे स्लाइडर को ऐड करना है। इधर जे स्लाइडर करके आपको टाइप करना, तो सजेशन में देखने को मिल जाएगा आपको स्लाइडर इक्वल टू न्यू जे स्लाइडर। अभी जे स्लाइडर का आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप से अलाइन रहेगा। एक वर्टिकली होता है हमारा जो कि मोबाइल के अंदर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, और एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो मैं हॉरिजॉन्टल आपको शो कर देता हूँ। तो इधर मैंने वैल्यू पास किया हुआ, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और वैल्यू जो कि 25। तो ये क्या वैल्यू, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में जो स्लाइडर रहेगा उसके नीचे जो कि ऑप्शन भी रहना चाहिए, मतलब एक टिक करके लाइन आना चाहिए कि हमने कितना परसेंटेज जो कि इंक्रीज किया स्लाइडर को, कितना आगे पीछे कर रहे हैं। तो इसके लिए सेट माइनर को आपको सेट करना पड़ता है, सेट माइनर टिकिंग स्पेस, और वो 2 का हम रख देंगे। तो इधर मैंने 3 ऑप्शन और ऐड किए जो कि है ना, सेट मेजर टिकिंग स्पेस, सेट पेंट टिकिंग स्पेस और सेट पेंट लेबल। तो इसका मतलब क्या हो, जब भी हम स्लाइडर को मूव करेंगे तो जो पीछे का कलर रहेगा वो चेंज हो जाएगा और आगे का कलर जो कि डिफरेंट रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब स्लाइडर के अंदर कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और सेट मेजर टिकिंग स्पेस 10 दिया हुआ, सेट माइनर टिकिंग स्पेस 2 दिया हुआ। तो ये क्या है, ये मैं आपको स्लाइडर शो करके दिखा दूंगा। और इस स्लाइडर को हमें जो कि एक पैनल के अंदर ऐड कर लेंगे, तो जिससे हमारा प्रॉपरली और बहुत ही बेहतर स्लाइडर दिखेगा। ये मैंने पैनल क्रिएट कर लिया। अब पैनल के अंदर मुझे बस ऐड करना है, पैनल डॉट ऐड, बाद में फिर हमारे जे स्लाइडर। अब इस पैनल को मुझे फ्रेम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जे फ्रेम डॉट ऐड पैनल, जो कि जे पैनल मैंने उसका ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ वो मैंने सेट कर दिया। अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। और हो सके इधर लेआउट मैंने अभी फिलहाल तो नल लिया हुआ है, हो सके इसमें इधर आए तो हम पैक लेआउट को यूज़ कर लेंगे, मतलब टोटली जो कि एरिया रहेगा वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। और साइज हम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रख देंगे।
तो आप देख सकते हो हमारा कुछ भी शो नहीं हुआ। तो इधर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। तो इसे हम देख सकते हो जैसे कि लेआउट नल दिया हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि इसे कमेंट करना पड़ेगा। हम स्लाइडर को क्रिएट कर रहे हैं, साइज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइड्स को भी कमेंट करना पड़ेगा। विजिबिलिटी चाहिए और एग्जिट और क्लोज का यूज़ करना है। तो इधर मैं जे फ्रेम डॉट पैक को यूज़ करूँगा। जे फ्रेम डॉट पैक का मतलब क्या रहता है, ये मैं एग्जीक्यूट करके आपको शो कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो हमारा स्लाइडर क्रिएट हो चुका है और इस टाइप का स्लाइडर दिखता है। अब इस स्लाइडर के अंदर आप देख सकते हो मैं आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। और ये क्या मैंने माइनर टिकिंग स्पेस और ये जो मेजर टिकिंग स्पेस लिया था, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो माइनर टिकिटिंग स्पेस है, तो आप देख सकते हो 0 से 10 के बीच में हमारा 2 का है। तो ये टोटल आप देख सकते हो बीच के अंदर आपको 5 दिख रहे, बाद में 5 दिख रहे। तो 5 क्यों दिख रहे, तो 10 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 2 आएगा। तो 2 का जो कि है ना, मैंने माइनर टिकिंग स्पेस दिया हुआ, मतलब ये जो टिक आ रहा है ना 2 पे आ रहा है। तो ये इधर आप नंबर देखोगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो इवन नंबर पे रहेगा वहाँ ये टिक आ रहा है। होप आपको इतना समझ में आता रहेगा। मेजर टिकिंग स्पेस का मतलब होता है जैसे 10 10 का जो कि डायरेक्ट गैप रखा हुआ है। और जो कि हमारा सेट पेंट टिकिंग स्पेस का आप देख सकते हो जैसे कि ये चेंजेस देखने को मिल रहा है सेट पेंट लेबल के अंदर, जो कि बैकग्राउंड का अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है। अभी इसके अंदर जैसे कि मैं ये चेंजेस करके दिखा देता हूँ। हमारा क्या चेंजेस करके दिखा देता हूँ, इधर ये मैं 1 कर देता हूँ, तो इसके बीच में जो डंडे थे वो हमारे 10 हो जाएंगे। और इसको भी मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं है ना 10 ही रहने देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और मैक्सिमम वैल्यू जो कि मैंने दिया हुआ है 50, तो इसे मैं कर देता हूँ 100। तो अभी काफ़ी कम स्पेस देखने को मिलेगा, फिर भी आप आई होप आपको समझ में आ जाए। और इधर जो वैल्यू मैंने 25 दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट हमारा स्लाइडर 25 पे सेट रहेगा। सो ये देख सकते हो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। और इधर आप देख सकते हो स्लाइडर दिख रहा है। तो ये जो 0 से लेके 10 तक इसके बीच में टोटल 10 लाइन है, 10 डंडे, इसके बाद में 10 डंडे। और ये देख सकते हो बाय डिफॉल्ट हमारा 25 पे स्लाइडर सेट है, ये जो मैंने वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। और इसको मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने 100 किया है, इसको मैं कम कर देता हूँ 50, और इस कोड को मैं करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता रहेगा। जैसे कि है ना, मैंने माइनर टिकिंग को 1 दे दिया था, तो इसके बीच में जो कि टोटल 10 जो कि डंडे आ गए। उसके बाद में फिर मेजर स्पेसिंग जो कि हमारा 10 का है, और वैल्यू जो कि 25 पे, और स्टार्टिंग 0 से मिनिमम और मैक्सिमम जो कि हमारा 50 है। तो इस तरह हम स्लाइडर को क्रिएट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करने के लिए। तो आप कोई भी म्यूजिक प्लेयर ऐड कर रहे हो, तो वहाँ आप म्यूजिक वगैरह एडिटिंग का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ आप स्लाइडर को यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जे स्पिनर के बारे में। सो स्पिनर आपने देखा रहेगा, जिस तरह हम नंबर को ऊपर नीचे करते हैं, हम कहाँ आपने देखा रहेगा जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए है ना, डेट का नंबर ऊपर नीचे करते हैं, जैसे कि नीचे क्लिक करते हैं तो नंबर के अंदर चेंजेस होते रहता है। तो इस टाइप का स्पिनर क्रिएट करेंगे। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। तो स्पिनर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेबल को भी यूज़ कर लेंगे। तो जो भी नंबर हम चेंजेस करेंगे वो लेबल के अंदर असाइन कर देंगे। तो ऑलरेडी हमने फ्रेम को क्रिएट किया हुआ है, बस हमें लेबल को क्रिएट करना है, स्पिनर को क्रिएट करना है, स्पिनर के अंदर वैल्यू डालना। तो सबसे पहले हम लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बार लेबल मैंने कुछ अलग तरीके से क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि लेबल को मैंने सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जे लेबल डॉट सेंटर दे दिया, और जे लेबल डॉट साइज जो कि 250 और 100 दे दिया है। तो इधर आप देख सकते हो जो कि है ना, सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देने के बाद में ये जो जे लेबल मैंने नाम दिया हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल वाला नाम है, ये ऑब्जेक्ट वाला नाम नहीं है। जो जे लेबल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि कंपोनेंट का नाम है, वो वाला नाम है। उसके बाद में डॉट सेंटर को यूज़ करना है। तो इस तरह हमारा लेबल जो कि क्रिएट हो जाएगा। अब इस लेबल को हमें सबसे पहला फ्रेम के अंदर ऐड कर देते, तो ये लेबल का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लेबल तो हो गया। अब इसके बाद में फिर हमें स्पिनर क्रिएट करना है। अब स्पिनर के अंदर सबसे पहला एक मुझे स्पिनर मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे सारे वैल्यू रहेंगे। तो इधर आपको टाइप करना है स्पिनर मॉडल, और इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ स्पिनर मॉडल करके, इक्वल टू न्यू स्पिनर मॉडल। जो आप देख सकते हैं न्यू लिखने के बाद में स्पिनर नंबर मॉडल का सजेशन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू बताने, तो जो कि स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और बाद में फिर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और कितने का स्टेप होना चाहिए। जब भी हम स्पिनर को क्लिक करें तो 1 का, 2 का, 3 का कितना स्टेप होना चाहिए, वो चीज़ बताना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू मैं इसका बता दूंगा जो कि 1, और जो कि मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम वैल्यू 10 बता दूंगा, और 1 का स्टेप होना चाहिए। तो ये चारों को मैंने पास कर दिया। इधर आप देख सकते हो वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम, और जो कि स्टेप साइज सजेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसको मुझे जे स्पिनर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो इधर मुझे जे स्पिनर, तो ये जे स्पिनर का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इधर जहां मुझे ब्रैकेट दिख रहा है वहां मुझे पास कर देना है। तो ये मैंने स्पिनर मॉडल पास कर दिया, जो क्रिएट किया हुआ था स्पिनर नंबर मॉडल नाम का, वो इधर मैंने पास कर दिया। तो वो हमारे जे स्पिनर के अंदर आ जाएगा। अब जे स्पिनर को मुझे जो कि बॉन्ड सेट करना पड़ेगा, मतलब है ना, फ्रेम के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कौन से पोजीशन पे सेट करना है। अब इसके बाद में जे स्पिनर को मुझे जो कि फ्रेम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो पोजीशन तो मैंने बता दी, पर ऐड नहीं किया। अब मैं ऐड कर रहा हूँ।
तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है जे स्पिनर। अब मैं क्या करता हूँ, एक है ना एक्शन भी ऐड करता हूँ। तो जब भी हमारा जो कि जे स्पिनर को चेंज करे, जैसे कि 1 2 3 जो भी चेंज करे, तो वो जो वैल्यू हमारे लेबल पे प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जे स्पिनर को यूज़ करेंगे और ऐड चेंजेस लिस्नर को यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे लिस्नर को देखा हुआ, एक एक करके जो कि कंपोनेंट के साथ में नए नए लिस्नर के बारे में भी मैं आपको बताते जाऊंगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह किस लिस्नर को यूज़ करना रहता है। तो इस लिस्नर को हमें ना कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्रिएट कर लेंगे। तो जे स्पिनर डॉट ऐड आपको टाइप करना है, बाद में फिर चेंज टाइप करना। तो सजेशन में देखने को मिलेगा, इधर न्यू लिखना है, बाद में चेंज लिस्नर करके आपको सजेशन में आ जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारा मेथड जो कि ओवरराइड होकर क्रिएट करके मिल गया। तो इसका नाम है पब्लिक वॉइड स्टेट चेंज करके। अब इसके अंदर हमें फंक्शनैलिटी को एनहांस करना, मतलब जो भी फंक्शनैलिटी हमें डालनी वो शो करनी है। तो इधर टाइप करनी है। तो इधर मैं टाइप करूँगा जे लेबल डॉट सेट टेक्स्ट। अब मुझे क्या टेक्स्ट सेट करना है, जो भी वैल्यू हमारे स्पिनर में चेंजेस रहेगा वो वैल्यू हमें इसमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहला मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वैल्यू दे दिया, प्लस टाइप कर देता हूँ, बाद में फिर मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, इसके अंदर मैं जो कि जे स्पिनर दे दूंगा। तो इसके पहले मैं आपको है ना ई डॉट गेट सोर्स और फिर आपको ई डॉट गेट वैल्यू का यूज करना है। सो इधर हमें एरर देखने को मिल रहा है, क्या एरर है ये चेक कर लेते हैं। तो इधर हमें जो कि है ना ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इधर बताना पड़ेगा मुझे जे स्पिनर का वैल्यू गेट करना, तो जिसके वजह से हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। सो देख सकते हो जैसे कि मैंने इधर टाइप किया जे स्पिनर ई डॉट गेट सोर्स, बाद में फिर डॉट गेट वैल्यू। तो अब हमारा एरर सॉल्व हो चुका। तो जे स्पिनर आप देख सकते हो जो कि बड़ा वाला जे स्पिनर हमारा जो कि कंपोनेंट देखने को मिलता है, उसका नाम आपको डाला, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो वाला नहीं। बाद में ई वाला कौन सा आप देख सकते हो, चेंज इवेंट का ई, हम वैल्यू का गेट सोर्स कर रहे हैं। बाद में फिर जो वैल्यू हम जे स्पिनर के अंदर है वो गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद में इधर डॉट सेट टेक्स्ट लगाया हुआ, इसके अंदर जो भी लेबल है उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं। अब इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। सो देख सकते हो इस टाइप का स्पिनर होता है। अब इसके अंदर जो कि मैं क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से हमारा चेंजेस होता है और जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो हमारे लेबल में प्रिंट हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्पिनर को कैसे क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जे डायलॉग बॉक्स के बारे में। तो जो यूजफुल कोड थे वो मैंने रखे हुए, बाकी के रिमूव कर दिए। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है, तो जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर को या फिर कोई भी प्रोग्राम को क्लोज करते हो तो आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि सेव करने को बोलता है, फिर एग्जिट करने को बोलता है। तो जो वो पॉपअप होता है उसे डायलॉग कहते हैं। इस टाइप का हम क्रिएट करेंगे। तो इधर हमें जे फ्रेम की रिक्वायरमेंट है, जे फ्रेम के अंदर हम डायलॉग को शो करेंगे। और डायलॉग का नाम देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे जो कि कंपोनेंट ग्लोबली क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऊपर मैंने डायलॉग का क्लास के अंदर कंपोनेंट क्रिएट कर लिया और कोई भी मेथड के अंदर नहीं है। तो इसी तरह इसका नाम देता हूँ इक्वल टू न्यू जे डायलॉग। अब इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि किसके अंदर आएगा, तो हमारे जे फ्रेम के अंदर आएगा। और इसके अंदर जो कि मुझे इसका पॉपअप जो कि टाइटल भी देना पड़ेगा और इसके बाद में इसका विजिबिलिटी मुझे बताना पड़ेगा जो कि हमारा ट्रू रहेगा। फिर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मुझे एक बटन को ऐड करना है और एक लेबल को भी ऐड करना है। तो सबसे पहला मैं बटन को ऐड कर लेता हूँ। बटन का नाम मैंने क्लिक में दे दिया है और इस बटन पे क्लिक करने पे हमारा डायलॉग बॉक्स जो कि विजिबल फॉल्स हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऐड एक्शन लिस्नर को यूज़ करूंगा और सेम इसी तरह हम एक्शन परफॉर्म कराएंगे। तो देख सकते हो जैसे कि एक्शन परफॉर्म का हमारा मेथड आ गया, जैसे न्यू एक्शन लिस्नर हमने टाइप किया, उसके बाद में एंटर प्रेस किया। अब इधर सबसे पहला हमें हमारा क्लास का नाम देना पड़ेगा या फिर कंस्ट्रक्टर का नाम आप सोच लीजिए। तो जो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमारा सेम होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। जावा स्विंग डॉट, बाद में फिर हमारा डायलॉग बॉक्स का नाम। तो जो हमारा डायलॉग बॉक्स का नाम है जे डायलॉग बॉक्स है। तो इधर आप देख सकते हो जो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो इधर विजिबल नहीं है, इस मेथड के अंदर जो कि एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैटिक क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टैटिक के बारे में मैंने ऑलरेडी जावा के ट्यूटोरियल में बताया हुआ, तो वो आपने अभी तक ट्यूटोरियल नहीं देखा पूरा कोर जावा, तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पहले जाके देख लीजिए, जिससे आपको कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट, क्लास, एनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, इस सारे के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। तो ये क्रिएट करने के बाद में जैसे कंट्रोल स्पेस में मैं प्रेस करता तो हमारा सजेशन में आ गया है जे डायलॉग, जो कि हमने स्टैटिक क्रिएट किया हुआ है। वो स्टैटिक क्रिएट करने के बाद में आईडी के अंदर उसका डिजाइन भी चेंज हो जाता है, जिससे हम कोई भी नाम या फिर कोई भी कंपोनेंट या फिर कुछ भी वेरिएबल आप देख रहे हो उसका डिजाइन चेंज है, तो मतलब इस टाइप का डिजाइन है, तो मतलब वो स्टैटिक वेरिएबल है। सेट विजिबल फॉल्स कर देता हूं, तो जब भी हम क्लिक करें क्लिक मी पे तो हमारा जो कि डायलॉग बॉक्स हट जाए, मतलब फॉल्स हो जाए। और उसके बाद में जैसे कि मुझे लेबल को ऐड करना, तो मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ लेबल को ऐड करने का, जो कि हम यूज करेंगे डायरेक्ट न्यू को यूज करके ऐड करेंगे। तो इधर जे डायलॉग ऐड, इसके बाद में न्यू जे लेबल, और इस लेबल के ऊपर मैं प्रिंट कर दूंगा क्लिक टू एग्जिट। सो ये लेबल हमारा ऐड हो चुका है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मुझे बटन को ऐड करना पड़ेगा और उसका साइज बताना पड़ेगा और इसकी विजिबिलिटी भी बतानी पड़ेगी फिर से। तो मैंने बटन को ऐड कर दिया, साइज 300 बाय 300 पिक्सल का, और विजिबिलिटी इसको ट्रू दे दिया है। अब इधर आप देख सकते हो नीचे हमारा फ्रेम भी शो कर रहा है। तो इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले मैं इस फ्रेम को जो कि कमेंट कर देता हूँ और अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, वो चेंजेस मैं एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको बताता हूँ।
तो इधर आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम जो कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, पर आप देख सकते हो बटन ने पूरा जो कि है ना असाइन कर लिया जितना भी एरिया है, तो बगल में कोई भी लेबल हमारा नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने जो कि डायलॉग बॉक्स का लेआउट को प्रॉपर सेट नहीं किया है। तो इसका लेआउट हम जो कि न्यू फ्लोट लेआउट सेट करेंगे। तो आपको जे डायलॉग बॉक्स डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लोट लेआउट। अब इस कोड को मैं करता हूं फिर से एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हो अब हमारा डायलॉग बॉक्स जो कि प्रॉपरली आ गया। क्लिक टू एग्जिट, तो क्लिक में पे मैं क्लिक करता हूँ जो कि हमारा डायलॉग बॉक्स चले गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे फ्रेम है, इसको मैंने जो कि कमेंट करके रखा था, अब मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और इस कोड को मैं करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। सो ये देख सकते हो हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इस डायलॉग बॉक्स के क्लिक पे क्लिक करेंगे वैसे तो हमारा फ्रेम आ जाएगा। तो पहले हमारा डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा क्योंकि डायलॉग बॉक्स का ऊपर कोड लिखा हुआ, बाद में फ्रेम का कोड लिखा हुआ है। तो डायलॉग बॉक्स एग्जिट होने के बाद में फिर हमारा फ्रेम शो होगा। तो इस तरह डायलॉग बॉक्स को क्रिएट किया जाता है। पर जावा स्विंग के अंदर आपको ऑलरेडी है ना काफी सारे जे ऑप्शन पैन के अंदर डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो इसे आप यूज करके भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके थ्रू आपका काम और भी ईजी हो जाता है। तो ये मैंने बता दिया कस्टम डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने का। तो इसके अंदर आप बहुत सारी फंक्शनलिटी खुद भी ऐड कर सकते हो और खुद टेस्ट करके चेक करके और भी चीजें चेंजेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनल के बारे में। तो पैनल को कैसे क्रिएट करना है, तो इधर मैं टाइटल दे देता हूँ दिस इज अ पैनल ट्यूटोरियल। और पैनल क्या होता है, इसके अंदर आप है ना कुछ भी चीज़ें जैसे ऐड कर सकते हो, बटन, टेक्स्ट एरिया, जो भी चाहे वो ऐड कर सकते हो। पैनल हमें एक अलग अलग जगह दे देता है। जैसे कि आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको है ना आईडी का एग्जांपल बता देता हूँ। तो ये साइड में आप देख सकते हो ट्री टाइप का आप देख सकते हो फाइल के ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये एक पैनल है। यहाँ कोड कर रही है टेक्स्ट एरिया नाम का, ये एक पैनल है। ऊपर मेन्यू है, मेन्यू के नीचे कुछ ऑप्शन है, वो एक पैनल है। और आप देख सकते हो नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये फुटर का ऑप्शन है, ये एक पैनल है। तो ये अलग अलग पैनल के अंदर हर चीज़ें क्रिएट की हुई है। और इधर आप देख सकते हो जैसे कि मैं इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रक्चर के अंदर ये ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर ट्री दिख रहा है, तो ये एक पैनल है। आप किसी के भी अंदर कुछ भी कंपोनेंट जो कि डाल सकते हो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे बेहतर तरीके से समझोगे। तो उसी तरह एक पैनल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर 1, 2 या 3 बटन या फिर टेक्स्ट एरिया या फिर लेबल जो कि मैं ऐड करके दिखाऊंगा। तो जो रिक्वायरमेंट कोड था वो मैंने रखा हुआ है, हमें फ्रेम की रिक्वायरमेंट थी और बाकी किसी चीज़ के लिए थी, तो जो चीज़ की जरूरत नहीं थी वो मैंने क्लियर कर दी है। तो सबसे पहले मुझे जे पैनल को क्रिएट करना पड़ेगा और उसका बॉन्ड देना पड़ेगा। ये मैंने पैनल क्रिएट कर लिया। अब पैनल का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं, तो जब भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फ्रेम और पैनल में आपको डिफरेंट दिखेगा। तो हमारा सक्सेसफुली पैनल क्रिएट हो चुका है। अब इस पैनल को मुझे ऐड करना पड़ेगा फ्रेम के अंदर, तो ये काम हम सबसे पहला कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस पैनल के अंदर मुझे बटन को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं 2 बटन क्रिएट कर लेता हूं। तो ये 2 बटन मैंने क्रिएट कर लिया और उसका बॉन्ड भी दे दिया। अब ये बॉन्ड हमें पैनल के अंदर आना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों बटन को पैनल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो जे पैनल डॉट ऐड और हमारा बटन 1 और उसी तरह जे पैनल डॉट ऐड जे बटन 1, जैसे कि मैंने बटन और बटन 1 करके नाम दिया हुआ है। तो अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हो ये एक पैनल क्रिएट हुआ है, जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने कैन रखा हुआ और उसके अंदर 2 बटन मैंने ऐड कर दिए सक्सेसफुली। तो इस टाइप का पैनल होता है, इसके अंदर आप टेक्स्ट एरिया, लेबल जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, वो फंक्शनैलिटी आपके हिसाब से। सो आई होप आपको समझ में आ गया पैनल कैसे क्रिएट करना है। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल चूजर के बारे में। तो फाइल चूजर क्या होता है, जैसे कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए नोटपैड जैसे रहेगा, इसके अंदर हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद में हमारा एक जो कि कंप्यूटर वाला या फिर कोई भी सी ड्राइव जो भी रहेगा वो ओपन होएगा। इसके अंदर है ना हमें फाइल चूज करनी है, TXT फाइल चूज करनी है, और जो भी TXT फाइल के अंदर लिखा रहेगा वो सारा का सारा टेक्स्ट हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, जो हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट एरिया को ऐड करके। तो वो चीज़ें हम फाइल चूजर के थ्रू कर सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायरमेंट विषय रखता हूँ और बाकी चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फाइल चूजर को क्रिएट करने के लिए हमें ऊपर मेन्यू बार की जरूरत पड़ेगी, एक मेन्यू की जरूरत पड़ेगी, एक जो कि है ना हमें मेन्यू आइटम की जरूरत पड़ेगी और एक टेक्स्ट एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी कंपोनेंट को मैं ग्लोबल कंपोनेंट क्रिएट करूंगा तो क्लास के अंदर रहेगा, पर कोई भी मेथड के अंदर नहीं रहेगा। सो ये ऊपर मैंने सारे कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया। अब इन सभी कंपोनेंट का जो कि मैं असाइन कर देता हूँ हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो देख सकते हो जे मेन्यू बार, जे मेन्यू आइटम और टेक्स्ट एरिया को मैंने असाइन कर दिया। अब इनका मैं पोजीशन भी बता देता हूँ और मेन्यू बार के अंदर मेन्यू को और मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम को ऐड कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो जैसे कि है ना मैंने जे मेन्यू बार के अंदर जे मेन्यू को ऐड कर लिया, मतलब हमारा जो मेन्यू बार है इसके ऊपर मैंने फाइल को असाइन कर दिया है।
और हमारा जो जे मेन्यू आइटम है उसको मैंने जे मेन्यू के ऊपर ऐड कर दिया, मतलब फाइल के अंदर हमारा ओपन आ गया। और टेक्स्ट एरिया को भी मैंने पोजीशन दे दिया, टेक्स्ट एरिया का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो कि 0 कर दिया है। और बाद में फिर जे फ्रेम के अंदर जो कि जे मेन्यू बार और जे फ्रेम के अंदर टेक्स्ट एरिया को दोनों को ऐड कर दिया। अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा किस टाइप का हमारा शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये हमारा टेक्स्ट एरिया, ये फाइल है, ओपन है। तो हमारा GUI कंप्लीट हो चुका है। अब हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कि पॉपअप होना चाहिए जो कि फाइल के ऑप्शन, और उसके अंदर से जो भी टेक्स्ट फाइल हम सेलेक्ट करेंगे उसके टेक्स्ट जो भी रहेंगे वो हमारे इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आ जाना चाहिए। सो ओपन आप देख सकते हो जो कि जे मेन्यू आइटम का नाम का क्रिएट किया हुआ है। तो इधर मैं जे मेन्यू आइटम डॉट ऐड, आप देख सकते हो एक्शन लिस्टनर को यूज करना पड़ेगा, न्यू एक्शन लिस्टनर। अब हमें एक्शन परफॉर्म कराना है। तो फाइल चूज करने के लिए हम जे फाइल चूजर को यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमें ना गेट करना पड़ेगा। तो गेट क्या करेगा, जब भी हम ओपन के बटन पे क्लिक करें तब जाके हमारा फाइल चूजर जो कि ओपन हो। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे। तो इधर मैं लिखूंगा इफ, बाद में ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू ओपन। तो हमारे मेन्यू का नाम है जे मेन्यू आइटम। सो जब भी जे मेन्यू आइटम पे सेलेक्ट किया जाए, मतलब क्लिक किया जाए, तो आगे हमारा कंडीशन वर्क करेगा। तो इधर जे फाइल चूजर और फिर से जे फाइल चूजर इक्वल टू न्यू जे फाइल चूजर। इसके बाद में मुझे एक int नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अभी क्यों क्रिएट करें ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। int i इक्वल टू, बाद में फिर आप देख सकते हो जैसे कि जे फाइल चूजर को यूज किया हुआ है, जे फाइल चूजर जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट शो ओपन डायलॉग। तो शो ओपन डायलॉग का मतलब क्या होगा कि हमें ऑप्शन आ जाएगी कि आप है ना फाइल कौन सा चूज करना चाहते हो। तो इसके बाद में मैं लिखूंगा दिस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी फ्रेम के अंदर मुझे ऐड करना है। तो ये मैंने दिस लगा दिया। दिस लगाने के बाद में फिर मुझे एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ आई इक्वल टू, जैसे कि मैं फाइल कोई चूज करता हूँ, इफ आई इक्वल टू जे फाइल चूजर डॉट अप्रूव ऑप्शन। तो ये अप्रूव होता है तो इसके बाद में हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, जो भी फाइल हम सेलेक्ट करें इसके सारे के सारे वैल्यू जो कि गेट करने रहेगा। तो सबसे पहले हमें फाइल का जो भी फाइल सेलेक्ट करे वो फाइल गेट करना पड़ेगा, बाद में उसका पाथ गेट करना पड़ेगा। तो इधर मैं लिखूंगा फाइल, ये फाइल हमें जो इनबिल्ट देखने को मिल जाता है हमारी लाइब्रेरी वगैरह क्रिएट है, तो इसका मैं क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट फाइल इक्वल टू, बाद में फिर जे फाइल चूजर, उसके बाद में डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल। और इधर फाइल का हमें जो कि एरर देखने को मिला है, इधर अल्ट एंटर पे प्रेस करूंगा तो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा तो लाइब्रेरी के अंदर से। तो इधर मैं अल्ट एंटर पे प्रेस करता हूँ, इंपोर्ट क्लास। तो इधर देख सकते हो जैसे ही मैं इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करूंगा तो इधर आप देख सकते हो java.io.file नाम का इंपोर्ट क्लास हमारा सक्सेसफुल हो गया। इधर पेरेंट के अंदर दिस के अंदर हमारा एरर आ रहा है, तो इधर हम जे फ्रेम को यूज कर लेते हैं। सो अब देख सकते हो हमारा एरर कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो फाइल हम सेलेक्ट करेंगे इसका पाथ हमें गेट करना, तो वो हम एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा देंगे, बाद में फाइल डॉट गेट पाथ। सो ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। अब हमारा मेन रहेगा जो फाइल के अंदर वैल्यू, वो सारे के सारे वैल्यू को हमें जो भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे गेट करना है और बाद में फिर हमारा टेक्स्ट एरिया के अंदर सेट करना है, मतलब सेट टेक्स्ट को यूज करके। तो इसके लिए हम बफर रीडर को यूज करेंगे। बफर रीडर के बारे में आपको नहीं पता है तो इसका जो कि वीडियो मैंने जावा के अंदर बताया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो वो वीडियो आप जाके पहले देख लीजिए जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो भी चीजें हम करेंगे ये ट्राई कैच के अंदर करेंगे। कुछ भी एरर आता है तो हमारा जो बाकी का कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और जो रिमेनिंग और जिस कोड में एरर आएगा वही जो कि हमारा एक्सेप्शन शो करेगा। तो सबसे पहला मैं एक्सेप्शन दे देता हूँ किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला, तो मैं ई बाद में फिर इसे जो भी एक्सेप्शन रहेगा इसे प्रिंट करा देता हूँ। तो इधर मैंने एक्सेप्शन का नाम EX दे दिया है क्योंकि ई हमने ऑलरेडी इधर इस मेथड के अंदर यूज किया हुआ है, तो हमें दूसरा नाम देना रहता है, तो ये मैंने दूसरा नाम दे दिया। अब हम यूज करेंगे बफर रीडर को। तो इधर टाइप करना है आपको बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर और फिर न्यू हमें फाइल को रीड करना है। तो फाइल रीडर बाद में फाइल का पाथ बताना है। तो स्ट्रिंग नाम का जो कि मैंने डेटा टाइप और फाइल पाथ नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इस फाइल पाथ के अंदर जो भी पाथ है वो फाइल का वो गेट हो रहा है और उसके बाद में फिर मैं जो कि वो एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा दूंगा। सो दो स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करने के लिए, एक सेट करने के लिए, तो S1 नाम से और S2 नाम से। और इधर मैं लगाता हूँ वाइल कंडीशन और इधर मैं S1 इक्वल टू बफर रीडर जो कि हमारा BR नाम से क्रिएट किया हुआ है डॉट रीड लाइन इज नॉट, हमें नॉट कंडीशन को यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू नल। यदि ये नल नहीं रहता है तो हमारा क्या होना चाहिए, आगे हमारा कंडीशन चलेगा। तो S2 नाम का हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया हुआ है, तो S1 के अंदर जितने भी टेक्स्ट आएंगे वो सारा का सारा S2 के अंदर जो कि स्टोर करा देंगे। तो स्टोर करने के लिए प्लस इक्वल टू S1 लिखना रहता है
और जो भी वैल्यू, जो भी लाइन हम स्टोर करा रहे, एक लाइन स्टोर हो रही है, बाद में फिर दूसरी लाइन आ रही है, तीसरी लाइन, तो वो एक न्यू लाइन में है। तो इसके लिए हम प्लस लगाएंगे, बाद में फिर डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद में फिर बैकस्लैश न्यू लाइन। तो ये न्यू लाइन पे हमारे जो भी टेक्स्ट रहेगा वो प्रिंट हो जाएंगे। सो ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे कि हमने सारे के सारे टेक्स्ट को हम H2 के अंदर गेट कर लिए, अब इसको मुझे सेट करना पड़ेगा हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो इधर मैं जे टेक्स्ट एरिया, बाद में फिर डॉट सेट टेक्स्ट और H2, तो सभी टेक्स्ट हमारे इसके अंदर सेट हो जाएंगे। और बाद में फिर मुझे बफर रीडर को क्लोज करना पड़ेगा, br.close। सो ये हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। अब इसे हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो पॉपअप हमारा हो चुका है जो कि GUI शो हो गया। ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो फाइल का ऑप्शन आ गया। अब हमें फाइल को सेलेक्ट करना है, तो मैं एक TXT फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चेक TXT नाम की मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली। ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो जो भी उसके अंदर टेक्स्ट था वो इधर आ गया। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मैं आपको शो कर देता हूँ जैसे कि मेरे K ड्राइव के अंदर है। तो चेक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारी TXT फाइल थी, ये आ गया। और इधर मैं कुछ और भी टाइप करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। और फिर से जैसे कि मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, और इधर आप देख सकते हो जैसे कि हमारी ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ और चेक को वापस से सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जो मैंने नया टेक्स्ट डाला वो भी हमारा शो हो गया। तो इस तरह फाइल चूजर को आप यूज कर सकते हो। और जैसे आप देख सकते हो एडवांस डिजाइन, जैसे कि मैं नोटपैड के अंदर कोई भी फाइल ओपन कर रहा हूँ तो इसका एक डिजाइन जो कि नया लेआउट दिख रहा है, और इसके अंदर आप देख सकते हो पुराना लेआउट दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का लेआउट दिख रहा है। तो एडवांस के लिए आप है ना, जो कि डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल दिया हुआ है जावा FX के बारे में, तो वो आप देख सकते हो। तो जिसके अंदर आपको डिजाइन वगैरह जो कि CSS को यूज करके और भी एडवांस क्रिएट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पर सबसे पहले आपको जावा स्विंग को पूरा सीखना पड़ेगा, बाद में फिर आप इसके और मूव करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि टॉगल बटन के बारे में। तो टॉगल बटन क्या होता है, जैसे कि आपने ना मोबाइल का टॉर्च ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल बटन देखा रहेगा, उस टाइप का टॉगल बटन होता है तो जिसके ऊपर ऑन ऑफ लिखा रहता है। तो इस टाइप का हम बटन क्रिएट करेंगे। तो ये बार कुछ अलग तरीके से कोड करके क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि वो कंपोनेंट को मैं ग्लोबली कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ हमारे टॉगल बटन को। तो इधर मैं इस टॉगल बटन को प्राइवेट दे देता हूँ, जे टॉगल बटन। तो इसका नाम मैं जे टॉगल बटन दे देता हूँ। अब बाद में फिर मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, मेथड को भी मैं प्राइवेट रखता हूँ और इसका नाम है सेट जे टॉगल बटन। तो अभी हमें टॉगल बटन को सेट करना है। तो जे टॉगल बटन इक्वल टू न्यू जे टॉगल बटन। तो ये हमारा टॉगल बटन क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर सबसे पहला ऑन लिखा रहेगा। अब इस टॉगल बटन को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो किसके अंदर ऐड करना है, इसी फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो जे फ्रेम डॉट ऐड, और किसे ऐड करना है, जे टॉगल बटन को। तो ये हमारा सक्सेसफुली टॉगल बटन ऐड हो गया। अब जब भी इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो एक मैं अलग से सेट एक्शन नाम का जो कि मेथड क्रिएट करूंगा। तो प्राइवेट वॉइड सेट एक्शन, और इस मेथड के अंदर जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारे जे टॉगल बटन डॉट ऐड एक्शन, जो कि ऐड आइटम लिस्टनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। और इधर मैं डाल दूंगा दिस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इसी फ्रेम के अंदर हमें यूज करना है। दिस की जगह पर मैं डाल सकता हूँ, चलो दिस ही डाल देता हूँ। और इधर मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ मेथड को। तो ये हमारा जो कि देख सकते हो आइटम स्टेट चेंज वाला मेथड है, ये वाला हमारा मेथड आ गया। तो इसे मैं इधर से कट करता हूँ, मेन मेथड को मैं नीचे रखता हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अब इसके अंदर मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा, यदि बटन ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए। तो इधर इफ लगाऊंगा, बाद में जे टॉगल बटन डॉट इज सेलेक्टेड। तो इधर हमारा कंडीशन लग जाएगा जे टॉगल बटन डॉट सेट टेक्स्ट ऑफ। तो यदि वो सेलेक्टेड है मतलब वो ऑन है, और यदि वो ऑफ है तो मतलब वो ऑन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एल्स को यूज करेंगे। तो एल्स के लिए जे टॉगल बटन डॉट सेट टेक्स्ट ऑन। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। इधर सिंगल लाइन का कोड लिखते हो तो कभी भी आपको है ना ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इफ एल्स हो गया, कोई भी आप प्रोग्राम के नीचे सिंगल लाइन का कोड कंडीशन वगैरह लगा रहे हो, फॉर लूप के नीचे भी लगा रहे हो, तो आपको इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल लाइन का कोड लिखते हो तो आपको है ना ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जो कि कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो इधर मेरा एल्स के अंदर जो कि सिंगल लाइन है और इधर भी मेरा सिंगल लाइन है। सो ये हमारा जो कि क्रिएट हो चुका है। पर अब जो मैंने मेथड क्रिएट किया हुआ है सेट टॉगल बटन का, तो इस मेथड को मुझे ऐड करना पड़ेगा हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब भी हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जब भी वो रन होगा तो कंस्ट्रक्टर भी रन होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कि हमारा इस मेथड को कॉल किए रहोगे तो ये सेट टॉगल बटन वाला भी रन होगा। और इधर एक एरर देखने को मिला, तो मेथड के एंड में कभी भी ब्रैकेट लगता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बाद में फिर हमारा जो लेआउट रहेगा वो न्यू फ्लोट लेआउट सेट कर दूंगा। तो इधर सेट टॉगल बटन, तो इसे जो कि मैंने कॉल कर दिया। अब इसके बाद में फिर मैं सेट एक्शन वाले को भी कॉल कर देता हूँ। ये मैंने दोनों मेथड को कॉल कर दिया है। अब इसके बाद में जो कि हमारा लेआउट में चेंजेस कर देता हूँ, इसे करता हूँ कमेंट, और इधर मैं करता हूँ एंटर जे फ्रेम डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लोट लेआउट। अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। सो आपको समझ में आ गया रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप
तो ये देख सकते हो टॉगल बटन आया, इस पर क्लिक करता हूँ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इस टाइप का ये टॉगल बटन होता है, इस तरह ये क्रिएट करते हैं। और इधर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे कि मैंने ये फ्रेम क्रिएट किया हुआ है और दो मेथड क्रिएट किया हुआ है, सेट टॉगल बटन का, सेट एक्शन का। तो इधर इस मेथड के अंदर सबसे पहले मैं टॉगल बटन को क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं फ्रेम के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो ये सक्सेसफुली हो गया। बाद में सेट एक्शन, तो सेट एक्शन का मैंने इधर मेथड क्रिएट किया और इधर मैं जो कि इस मेथड के अंदर जो कि टॉगल बटन का क्लिक करने का लिस्नर लगाया हुआ है, ऐड आइटम लिस्नर। तो जब भी ऐड आइटम लिस्नर के अंदर दिस वाला इन्वॉक होगा तो बाद में फिर ये वाला मेथड को फाइंड करेगा, क्योंकि इसके साथ में आपको कंपलसरी आइटम स्टेट चेंज का मेथड लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, जैसे एरर हमारा पहले आ रहा था। बाद में इसके अंदर चेक करेगा कंडीशन जो कि ऑन है कि ऑफ। तो यदि वो ऑन रहेगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ रहेगा तो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह मेथड के अंदर मेथड को रन करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है अभी आप देख सकते हो जैसे टॉगल बटन क्रिएट किया, ये प्राइवेट है, इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ये वाला सेट एक्शन है, इसके अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। जो भी वेरिएबल वगैरह लोकल वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करेगा वो प्राइवेट रहेगा, जो विजिबल नहीं रहेगा। तो कोई भी हैक वगैरह करना चाहेगा तो वो हैक नहीं कर पाएगा। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि टूल बार के बारे में। तो टूल बार कैसे क्रिएट करना और वो किस टाइप का दिख रहा है, तो वो भी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो इधर आप देख सकते हो फ्रेम ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ, तो इसके अंदर ही मैं टूल बार क्रिएट कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है जे टूल बार। तो आप देख सकते हो टूल बार का आपको सजेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में सेम इसका नाम जे टूल बार इक्वल टू न्यू जे टूल बार दे देता हूँ। लास्ट में सेमी कॉलम और टूल बार जो हमारा है उसका सेट रोल में कर देता हूँ जो कि ट्रू। अब ये क्या है ये मैं आपको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद में इस टूल बार के साइड में मैं जो कि बटन दे दूंगा और वो बटन को मैं टूल बार के अंदर ऐड कर दूंगा। तो जे बटन इक्वल टू न्यू जे बटन। और इस बटन पे मैं नाम दे देता हूं जैसे ओपन। और इस बटन को मैं टूल बार के अंदर ऐड कर दूंगा, जे टूल बार डॉट ऐड जे बटन। सो ये हमारा जे बटन है जो ऐड हो चुका है। ये मैंने ओरिजिनल वाला जो कि मैं हमारा मेन जो है वो वाला दे दिया। अब जे बटन जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो वाला नाम मैंने असाइन कर दिया है। फिर सेम इसी तरह जो कि इस टूल बार के अंदर जो बटन रहेगी हमारे उसके बीच में एक सेपरेटर ऐड करूंगा। तो इधर जे टूल बार डॉट ऐड सेपरेटर। और इसके बाद में फिर मैं वापस से एक बटन क्रिएट करता हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से बटन क्रिएट करता हूँ जैसे जे टूल बार डॉट ऐड न्यू जे बटन। और इस बटन का नाम दे देता हूँ मैं हेल्प करके। सो ये क्या हो रहा है आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता रहेगा, तो इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो इस टूल बार के अंदर हम टेक्स्ट एरिया को भी ले लेंगे और कुछ कॉम्बो बॉक्स को भी ऐड कर देंगे। तो कॉम्बो बॉक्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो कि नीचे लिस्ट की तरह शो होते हैं। तो उसे कैसे ऐड करना है, तो सेम जे टूल बार डॉट ऐड न्यू जे कॉम्बो बॉक्स। और इसके अंदर मैं एक अरे क्रिएट करूंगा। तो इधर न्यू, अब इस अरे के अंदर मैं कुछ वैल्यू असाइन कर दूंगा। सो मैं नाम ही असाइन कर देता हूं। तो ये मैंने कॉम्बो बॉक्स भी ऐड कर दिया, बटन भी ऐड कर दिया। अब हम एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं और वो उस कंटेनर के अंदर जो कि हम हमारे टूल बार को ऐड कर देंगे। तो कंटेनर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे और भी प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। तो कंटेनर, इसका नाम मैं दे देता हूँ कंटेनर इक्वल टू, इस कंटेनर को हमें कहाँ सेट करना, हमारे जे फ्रेम डॉट गेट कंटेन पेन। अभी हमारा कंटेनर जो कि सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। फिर से मैं लिखता हूँ कंटेनर, बाद में फिर डॉट ऐड। अब इसके अंदर मुझे जे टूल बार को ऐड करना है और कॉमा लगाता हूँ। बाद में इसे कहाँ मुझे सेट करना है, बॉर्डर लेआउट। तो ये देख सकते हो बॉर्डर लेआउट आपको सजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर मैं नॉर्थ साइड में सेट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने टूल बार को कंटेनर के अंदर नॉर्थ साइड में बॉर्डर लेआउट लगा के सेट कर दिया है। अब जैसे कि मैं स्क्रॉल पैन भी एक ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट एरिया को भी ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहला हम जो कि क्रिएट कर लेते हैं जावा टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। अब इसको मैं एक स्क्रॉल पैन के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो जे स्क्रॉल पैन, सेम इसका नाम जे स्क्रॉल पैन इक्वल टू न्यू, बाद में फिर जे स्क्रॉल पैन। और इसके अंदर मैं जे टेक्स्ट एरिया को ऐड कर दूंगा। और लास्ट में हमारा जो कंटेनर हमने क्रिएट किया था कंटेनर डॉट ऐड, इसके अंदर में जो कि हमारा एक स्क्रॉल पैन क्रिएट किया हुआ तो इसे मैं ऐड कर दूंगा। तो जे स्क्रॉल पैन और इसको मैं लेआउट दे दूंगा, बॉर्डर लेआउट दे दूंगा और वो ईस्ट साइड में दूंगा। तो डॉट ईस्ट। सो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो एक टूल बार जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। इधर हमें जो कि एरर देखने को मिल सकता है जैसे कि लेआउट के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये लेआउट को मैं कर देता हूँ कमेंट। और हमारा जो सेट लेआउट फ्रेम का रखा हुआ है वो फ्लोट लेआउट रखा हुआ है तो वो उसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अब इस कोड को करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो ये आप देख सकते हो टूल बार हमारा क्रिएट हो चुका है। इधर ओपन का बटन है, हेल्प का बटन है। इधर आप देख सकते हो जो कि हमारा टूल बार के कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह आप टूल बार क्रिएट कर सकते हो।
सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि जे लेयर पेन के बारे में। तो लेयर पेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, तो जैसे कि मैं 3 बटन लेता हूँ, एक के ऊपर एक बटन को जो कि ऐड करता हूँ और उसको जो कि लेयर पेन के अंदर ऐड करता हूँ। तो ये हमने फ्रेम क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इस फ्रेम को तो हम रहने देंगे, इसे कट नहीं करेंगे। और इधर जो कि इसका टाइटल है इसे मैं चेंज कर देता हूँ लेयर पेन ट्यूटोरियल। तो कभी भी टाइटल को आप चेंज करना रहता है तो आप देख सकते हो जैसे कि जे फ्रेम डॉट सेट टाइटल करके आप चेंज कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताया, तो जैसे कि जे फ्रेम हमने क्रिएट किया हुआ, इसे मैं करता हूँ कट, और इधर आपको टाइप करना है सुपर, और इधर आप टाइटल दे सकते हो दिस इज अ लेयर पेन ट्यूटोरियल। पर इधर आपको एरर देखने को मिल रहा है। ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने जे फ्रेम को एक्सटेंड नहीं किया हुआ। इधर आप देख सकते हो जो कि इसका कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इधर हमें करना पड़ेगा एक्सटेंड, और इधर जो कि जे फ्रेम टाइप कर दूंगा। तो ये बार हम कोड जो कि एक्सटेंड करके करते हैं, तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद में फिर आप देख सकते हो ये कोड मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इधर देख सकते हो जो कि ये चीज़ें भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा जो कि डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा जो कि फ्रेम क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, और इसका आप देख सकते हो जैसे कि साइज और जो कि विजिबिलिटी भी मैंने ट्रू कर दिया है। अब इधर मुझे जे लेयर पेन को क्रिएट करना पड़ेगा, तो जे लेयर पेन का सजेशन देखने को मिलेगा, इसका नाम भी जे लेयर पेन इक्वल टू न्यू जे लेयर पेन। अब इधर मैं 3 बटन क्रिएट कर लेता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ और तीनों को अलाइनमेंट भी दे देता हूँ। सो देख सकते हो जैसे कि मैंने 3 बटन क्रिएट किए टॉप, मिडल और बॉटम नाम से। अब इन तीनों बटन को मैं ऐड कर देता हूँ हमारे जो कि जे लेयर पेन के अंदर। तो इधर जे लेयर पेन डॉट ऐड, सबसे पहला टॉप, और लास्ट में लगाना सेमी कॉलम जे लेयर पेन डॉट ऐड, सब उसके बाद में मिडल, लास्ट में लगाना सेमी कॉलम सेम जे लेयर पेन डॉट ऐड, उसके बाद में बॉटम। अब ये बटन तो ऐड हो गया, पर इसके साथ में आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको इधर लगाना पड़ेगा कॉमा, आपको इधर भी लगाना पड़ेगा कॉमा, और इधर हमें एरर देखने को मिल रहा है। क्या एरर है? जैसे कि सेमी कॉलम नहीं लगाया हुआ है। तो इधर आपको न्यू इंटीजर टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आपको पोजीशन जो कि 1 देनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हमने 1 दे दिया। अब ये क्या है, ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इंटीजर, सो ये क्रिएट हो चुका है हमारा जे लेयर पेन, और इसके अंदर 3 बटन आ गया। तो इसका अलाइनमेंट मैंने कुछ इस टाइप से दिया है, जैसे कि बटन एक के ऊपर एक आएंगे। और इसमें जे फ्रेम और जे लेयर पेन में क्या डिफरेंट है, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, पर कुछ भी चीज़ शो नहीं हुआ है। क्यों शो नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से जो कि हमने लेयर पेन को ऐड नहीं किया है हमारे फ्रेम के अंदर। सो देख सकते हो जैसे जे लेयर पेन को मैंने ऐड कर दिया। अब इधर आप देख सकते हो 3 बटन कुछ इस टाइप का डिजाइन का देखने को मिल रहा है। तो इधर आप किसी पे भी क्लिक करोगे, तो जिस पे भी क्लिक करोगे वो फर्स्ट रहेगा, और सेकंड पे क्लिक करोगे तो मिडल वाले पे तो उस पे वहीं रहेगा पोजीशन, वाइट वाले पे क्लिक करोगे वहीं रहेगा। तो ये लेयर पेन के थ्रू होता है। अब यही चीज़ हम फॉर एग्जाम्पल फ्रेम के थ्रू करते हैं तो क्या होएगा, तो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, और इधर ये सारे बटन को मैं फ्रेम के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो जब मैं फ्रेम के अंदर ऐड करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा तो उसके अंदर चेंजेस होएगा। और इधर मुझे जो कि है ना लेआउट भी सेट करना पड़ेगा, तो मैं लेआउट दे देता हूँ नल। अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। सो ये देख सकते हो इस टाइप के हमारे बटन दिख रहे हैं। तो जिस पे भी आप माउस रखोगे, जिस पे भी क्लिक करोगे वो टॉप पे आ जाएगा। जैसे व्हाइट वाले पे मैंने क्लिक किया, अभी मैं K1 वाले पे क्लिक करता हूँ। अब मैं रेड वाले पे जो कि लेके आता हूँ माउस को, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो रेड वाला हमारा मिडल में आ गया। तो ये आप देख सकते हो जो कि जे फ्रेम के अंदर ऐड किया हुआ, तो आपका बटन ऊपर नीचे होएगा। और जे लेयर को यूज कर रहे थे तब हमारा बटन जो कि वही पोजीशन पे था, एक के पीछे जो पीछे था वो पीछे था ना, वो आगे आ रहा था। सो इस तरह जे लेयर पेन को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जे डेस्कटॉप पेन के बारे में। सो डेस्कटॉप पेन को क्रिएट करने के लिए हम कुछ दूसरा लॉजिक यूज करेंगे। जैसे क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास क्रिएट करेंगे, इसके थ्रू हम क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप पेन के जो भी कंपोनेंट रहेंगे। तो इसके अंदर हम जो कि एक ही फ्रेम के अंदर 3-4 जो कि मल्टीपल का आपको विंडो को शो करना रहता है, तो इसके लिए हम डेस्कटॉप पेन को यूज़ करते हैं, जो कि कस्टम डेस्कटॉप पेन को। तो इधर सबसे पहला हमें एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर मैं क्लास जो कि हमारे मेन मेथड के नीचे क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ डेस्कटॉप पेन, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ जे डेस्कटॉप पेन नाम से। तो आप देख सकते हो जे डेस्कटॉप पेन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी रहेगी सारी की सारी को हम यूज़ कर लेंगे हमारे क्लास के अंदर। और इधर मैं क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि हम कितने विंडो शो करने वाले INT, और इसके बाद में नम फ्रेम इक्वल टू 3, और इसका साइज मैं बता देता हूँ, अभी बताया तो बाद में फिर हमें साइज का टेंशन नहीं रहेगा, 30, और हमारा जो कि वाई एक्सेस दे देता हूँ 30। सो ये हो गया। अब इसके बाद में फिर मुझे है ना एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो मेथड मैं क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम से, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इधर हम जो हमारा क्लास का नाम है उसे यूज़ करेंगे DP। इसके बाद में फिर मैं इधर लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स,
कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद में फिर इसके अंदर हम हमारे मेन कंडीशन को लगाएंगे। तो सबसे पहला हम लगाएंगे फॉर लूप और उसके बाद में आई इक्वल टू हम लगाएंगे 0 और आई इज लेस देन हमारे नम फ्रेम है वो उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद में फिर हम आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे। सो ये क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज होते रहोगे, आपको समझ में नहीं आता रहेगा, तो आप बस थोड़ा सा ट्यूटोरियल आगे और देखते जाइए। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा कि फॉर लूप क्यों लगाया, ये अलग क्लास क्यों क्रिएट किया। तो ये तो हो गया। ये होने के बाद में इसके अंदर हम जो कि हमारा पैन को क्रिएट करेंगे, मतलब मल्टीपल विंडो को क्रिएट करेंगे। तो इधर हमें लिखना पड़ेगा जे इंटरनल नाम का फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है। सेम जे इंटरनल इक्वल टू न्यू जे इंटरनल और इसके बाद में हम लगाएंगे डबल कोट्स और इसके अंदर जो कि मैं दे दूंगा इंटरनल फ्रेम, फिर प्लस लगाता हूँ। इसके बाद में मुझे है ना आई को शो करना पड़ेगा, बाद में फिर मुझे ट्रू टाइप करना पड़ेगा, फिर बाद में वापस से ट्रू टाइप करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ कंडीशन है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। हमें 4 बार ट्रू टाइप करना पड़ेगा। तो ये 4 बार ट्रू क्यों टाइप किया, जैसे आप देख सकते हो रीसाइजेबल रहेगा, क्लोजेबल रहेगा, जो कि मिनिमाइज भी कर सकते हो और आइकॉनेबल भी रहेगा। तो इसके लिए 4 बार ट्रू टाइप किया। तो ये रीसाइजेबल क्लोजेबल ये क्या है, ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं जे इंटरनल फ्रेम हमारा है उसका बॉन्ड सेट करना पड़ेगा, सेट अ बॉन्ड, और इसका साइज हमने पहले ही बता दिया था x और y, और उसके बाद में फिर इसका मैं दे देता हूँ विथ और हाइट। तो 250 इसका विथ दे देता हूँ और हाइट जो कि मैं इसका दे देता हूँ 85। तो पहले हमने पोजीशन बताया था x एक्सेस और y एक्सेस का, तो पहले मैंने साइज बोल दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब हमें एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे एक कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम जो कि असाइन करेंगे C1 इक्वल टू जे इंटरनल डॉट गेट कंटेन पैन, और वापिस से बाद में फिर हमारा कंटेनर का नाम C1 डॉट एड और न्यू जे लेबल। तो इसके अंदर हम एक लेबल भी ऐड कर लेते हैं, न्यू जे लेबल, और लेबल के अंदर लिख देता हूँ प्लीज सब्स। ये लेबल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में आप देख सकते हो इधर सी डेस्कटॉप पैन डीपी करके हमने जो कि पैरामीटर पास किया था, तो इधर अब इस डीपी को यूज करेंगे डीपी डॉट एड, इसके बाद में फिर जे इंटरनल फ्रेम। तो ये हमने जे इंटरनल फ्रेम को ऐड कर दिया। अब जे इंटरनल फ्रेम को मैं सेट विजिबल जो कि ट्रू कर देता हूँ, और लास्ट में हमारा जो जब भी क्रिएट होगा तो हमारा वाई एक्सेस का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। अब हम जो भी हमारे मल्टीपल फ्रेम रहेंगे, मल्टीपल हमारे विंडो रहेंगे, तो वो एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो जिससे हमें एक ही दिखेगा। तो इसके लिए वाई के अंदर हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, वाई इक्वल टू 85। तो एक आया, उसके बाद में दूसरा है, तीसरा है, तो इस तरह हमारा इंक्रीमेंट होएगा। तो ये हमारा कोड जो कि क्लास का क्रिएट हो चुका है, मतलब सी डेस्कटॉप पैन का। अब इस कोड को हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, आप मेन मेथड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो जो कि कॉल करके, पर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा काम ईजी हो जाएगा। बाद में फिर हमारे मेन मेथड के अंदर बस क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना रहेगा। क्लास का नाम है सी डेस्कटॉप पैन, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं मैं डेस्कटॉप पैन के नाम से। तो डेस्कटॉप इक्वल टू न्यू सी डेस्कटॉप पैन। फिर हम वापस से यूज करेंगे कंटेनर, हम नया कंटेनर क्रिएट करेंगे इक्वल टू गेट कंटेन पैन। अब ये जो कि हमारा कंटेन पैन गेट हो गया, जो कि फ्रेम के अंदर गेट हो गया। अब इस कंटेन पैन को हम यूज करेंगे जैसे कंटेनर डॉट ऐड। सबसे पहला हमारा डेस्कटॉप पैन को ऐड करके जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो डेस्कटॉप पैन। उसके बाद में इसका बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर लेआउट सेंटर में, और इसे मुझे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं हमारा डेस्कटॉप पैन डॉट डिस्प्ले को यूज़ करेगा। अब ये डिस्प्ले क्या है, तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा मेथड हमने क्रिएट किया हुआ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। तो अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हो इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और इधर मुझे पास करना पड़ेगा एक पैरामीटर। तो पैरामीटर हमने दिया था तो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो इधर सी डेस्कटॉप पैन डीपी दिया हो, तो जो हमने दिया था आप देख सकते हो क्लास का नाम वही हमें पास करना है। तो इधर डेस्कटॉप पैन जो कि हमारा क्लास का नाम मैं दे देता हूँ। जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो इसका ही नाम देना है, जैसे हमने हमारा क्लास का नाम इधर दिया हुआ है, और इसका ही मैंने जो कि पैरामीटर क्रिएट किया, तो इधर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इसका नाम फिर से आपको देना रहेगा। तो ये क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं इसे करता हूँ एग्जीक्यूट, और इधर जो कि सेट लेआउट को मैं नल को हटा देता हूँ। सेट साइज भी हमने दे दिया और सेट टाइटल भी दे दिया। इधर आप देख सकते हो दिस इज अ डेस्कटॉप पैन ट्यूटोरियल, और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो हमारा डेस्कटॉप पेन जो कि शो हो गया। इसके अंदर हमें 3 मल्टीपल फ्रेम देखने को मिल रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था रीसाइजेबल, क्लोजेबल, मिनिमाइजेबल और आइकनेबल, तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे थे। तो ये क्या है, तो इधर आप देख सकते हो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मिनिमाइज हो जाता है, क्लोज करता हूँ तो क्लोज हो जाता है, और इधर आप देख सकते हो उसको बड़ा करता हूँ तो ये बड़ा हो जाता है, वापस से छोटा करना है तो वापस से छोटा हो जाता है। तो इसे कहते हैं जो कि ये वाला कंडीशन लगाया था, तो ये कंडीशन इसके थ्रू आ रहा है। तो और इधर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने फ्रेम 3 क्रिएट किए थे, तो हमारे 3 फ्रेम शो हो रहे थे।
ये हमारे 3 फ्रेम है और इसका जो कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने जो कि इधर से हमारा 30 और 30 का जो कि स्पेस दिया हुआ है ऊपर नीचे से, और वाई एक्सेस के अंदर जो कि 85 में चेंजेस होगा, मतलब 85 होने के बाद में एक नया फ्रेम जब क्रिएट होगा फॉर लूप के थ्रू, बाद में फिर नया फ्रेम इसके ऊपर ना आ जाए, तो इसके लिए हमने स्पेस दिया हुआ है। तो एक फ्रेम हो, उसके बाद में दूसरा फ्रेम हो, उसके बाद में तीसरा फ्रेम हो। तो चलो मैं ये लाइन को करता हूँ कमेंट करने के बाद में फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो इधर आप देख सकते हो टोटल हमारे 3 फ्रेम है, ये तीनों फ्रेम एक के ऊपर एक आ गया, क्योंकि हमने वाई एक्सेस में चेंजेस नहीं किया। तो इसे देख सकते हो, मैं इसे मूव करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप फ्रेम को जो कि मल्टीपल विंडो को यूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो इंटरनल फ्रेम के थ्रू। सो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। और इधर मैंने कंडीशन क्या लगाई ये मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जैसे फॉर लूप लगाया हुआ है i = 0 i लेस देन, तो हमारे 3 फ्रेम तक ये फॉर लूप चलेगा। तो सबसे पहला क्या है, जे इंटरनल फ्रेम क्रिएट किया हो, तो ये इंटरनल फ्रेम क्रिएट हो रहा है। तो इसका मैंने पोजीशन बताया, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ऊपर हमने ले लिया और उसका विड्थ और हाइट 250 और 85 बताया हुआ। बाद में कंटेनर को यूज़ किया है और कंटेनर के अंदर गेट पेन को यूज़ किया है जे इंटरनल फ्रेम के थ्रू। इसके बाद में जो हमने कंटेनर C1 नाम से क्रिएट किया उसके अंदर एक लेबल डाला है, जैसे आप देख सकते हो महेंद्र सिंह। तो इस कंटेनर को हमने इस फ्रेम के अंदर सेट किया हुआ, तो महेंद्र सिंह ये लेबल प्रिंट हो गया। बाद में फिर आप देख सकते हो हमने जो कि इधर एक पैरामीटर पास किया था, तो इसी पैरामीटर को डॉट ऐड इंटरनल फ्रेम, तो हमारा जो फ्रेम इस फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो पूरा फ्रेम इसके अंदर फ्रेम ऐड हो जाएगा। इसके बाद में फ्रेम का जो विजिबिलिटी ट्रू कर दिया, मतलब ये फ्रेम हमारे शो हो रहे हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो इसके अंदर मैं जो कि अनकमेंट कर देता हूँ, तो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस में चेंजेस होना चाहिए, तो हमारा फ्रेम एक के ऊपर एक ना है, आगे पीछे आए, तो जिससे सभी फ्रेम हमारे विजिबल है। तो ये इस तरह कोड लिखा गया है। और ऊपर का कोड बताया, तो जैसे हमारा क्लास क्रिएट किया था तो इसका जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, बाद में इसके अंदर कंटेनर को यूज़ किया, तो ये कंटेनर, ये आप देख सकते हो ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर डेस्कटॉप पेन जो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे जो है इन सभी को ऐड किया हुआ है। और बॉर्डर लेआउट सेंटर दे दिया, तो जब मैं एग्जीक्यूट किया था तो ये एकदम बीच में सेंटर में आ रहे थे। और इसके बाद में जो डेस्कटॉप पेन डॉट डिस्प्ले, तो हमारे ये शो हो रहे हैं, मतलब ये आप देख सकते हो डिस्प्ले वाला मेथड कॉल हो रहा है, तो ये हमारे डेस्कटॉप पेन है वो शो हो रहे हैं। सो इस तरह ये वर्क करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा, और इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जो कि जे स्क्रॉल पेन के बारे में। तो जे स्क्रॉल पेन को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्रिएट करना है, तो अभी हम जो कि ना कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, हम कुछ नए तरीके से क्रिएट करेंगे। तो वो भी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला इधर हम जो कि एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, वो प्राइवेट स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। उस मेथड को जो कि हम हमारे मेन मेथड के अंदर कॉल कर लेंगे। तो मेथड का नाम मैंने रख दिया है स्क्रॉल पेन कोड करके, और इसके अंदर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेम। जे फ्रेम न्यू जे फ्रेम, और इसका मैं नाम दे देता हूँ जो, और इसका टाइटल दे देता हूँ मैं स्क्रॉल पेन। अब इसी जे फ्रेम का डॉट साइज सेट कर देता हूँ। तो साइज, विजिबिलिटी और जो कि है ना क्लोज पे क्लिक करने पे क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये 3 कोड मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इस फ्रेम के लिए हम जो कि गेट पेन को क्रिएट कर लेते हैं, डॉट गेट कंटेन पेन, और इसका जो कि लेआउट सेट कर देते हैं जो कि फ्लोट वाला, तो न्यू फ्लोट लेआउट। अब जो स्क्रॉल पेन को क्रिएट करेंगे इसके अंदर बीच में टेक्स्ट एरिया रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया की भी जरूरत पड़ेगी। और टेक्स्ट एरिया का मैंने रो और कॉलम जो कि 2020 दे दिया। अब मुझे क्रिएट करना पड़ेगा मेन हमारा जे स्क्रॉल पेन, और इसका नाम जे स्क्रॉल पेन इक्वल टू बाद में न्यू जे स्क्रॉल पेन, और इसके अंदर हमारा जे टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। ये हो गया। अब हमारा जो जे स्क्रॉल पेन हमने क्रिएट किया हुआ है इसको हमने अलाइन करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसके लिए मैं टाइप करूंगा जे स्क्रॉल पेन डॉट सेट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पॉलिसी, और इधर जो कि जे स्क्रॉल पेन हमारा फिर से मैं टाइप करूंगा, और डॉट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑलवेज करके। सेम उसी तरह वर्टिकल के लिए। सो ये हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट दे दिया है। अब हमारे फ्रेम के अंदर जो गेट कंटेन किया था उसके अंदर हमें स्क्रॉल पेन को ऐड करना पड़ेगा। तो जे फ्रेम डॉट गेट कंटेन पेन, इसके बाद में डॉट ऐड जे स्क्रॉल पेन। सो ये स्क्रॉल पेन को मैंने सक्सेसफुली ऐड कर दिया। तो ये हमारा कोड हो गया जिसके अंदर हमारा शो होगा एक स्क्रॉल पेन, और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट एरिया रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि इसको मेन मेथड के अंदर कैसे कॉल करना रहेगा। तो मेन मेथड के अंदर कॉल करना भी बहुत ही सिंपल है। तो इधर आपको है ना जावा एक्स करके टाइप करना है, बाद में फिर डॉट लगाना, बाद में फिर आपको स्विंग टाइप करना है, बाद में डॉट लगाना, बाद में फिर स्विंग यूटिलिटीज, और बाद में फिर डॉट, बाद में फिर इन्वोक लेटर, बाद में फिर आपको न्यू टाइप करना है, बाद में फिर आप देख सकते हो रनेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इधर आपको टाइप करना है रनेबल,
और इधर आप जैसे जैसे एंटर मारोगे तो पब्लिक वॉइड रन करके एक आपका प्रीडिफाइंड कोड लिख के आ जाएगा और इसके अंदर हमारे इस मेथड को कॉल करेंगे। तो इधर मैं टाइप करूँगा स्क्रॉल पैन कोड। अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। इधर मैंने 2 डॉट लगा दिया तो इसे मैं कट कर देता हूँ, सिंगल डॉट ही चाहिए और इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो इस टाइप का हमारा स्क्रॉल पैन क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट एरिया। तो मैं इसके अंदर एंटर मारता हूँ, एंटर मार के आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो ये हमारा इतना, ये देख सकते हो ये हमारा जो कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्रिएट किया हुआ है। और इधर मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के कारण जो कि नीचे भी हमारा शो हो जाएगा स्क्रॉल पेन। तो ये देख सकते हो ये हमारे स्क्रॉल पेन नीचे का भी शो हो रहा है। सो इधर मैं कुछ वर्ड भी टाइप कर देता हूँ, वर्ड टाइप करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारे वर्ड टाइप हो रहे हैं और ऊपर से जो भी वर्ड टाइप करोगे तो इस टाइप से आप स्क्रॉल पेन को क्रिएट कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, जैसे हमारा आईडी है, आईडी के अंदर ये स्क्रॉल पेन इसी तरह क्रिएट किया गया है। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि स्प्लिट पेन के बारे में। जैसे कि 2 कंपोनेंट को आपने यूज किया हुआ, इसके बीच में एक स्प्लिटर लगाना, तो इसे स्प्लिट पेन कहा जाता है। तो समझ लीजिए वो एक मतलब कंपोनेंट ही होता है, इसके अंदर हम 2 कंपोनेंट रहते हैं और उसके बीच में स्प्लिटर रहता है। तो वो कैसे क्रिएट करना, बहुत ही सिंपल है। वो इसी लॉजिक से हम क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, जो यूजफुल चीज़ें विषय रखते हैं बाकी चीज़ को रिमूव कर देते हैं। तो हमें यहाँ तक का कोड चाहिए जिसके अंदर जे फ्रेम साइज भी है, हमारा विजिबिलिटी भी है और एग्जिट ऑन क्लोज और जो कि गेट पेन भी है। अब इसके अंदर मुझे आगे कोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैं ना 2 ऑप्शन दे दूंगा, जैसे कि कॉम्बो बॉक्स के 2 ऑप्शन दे दूंगा। तो इधर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, उसके अंदर ABCD एक स्ट्रिंग दूसरा क्रिएट करूंगा, उसके अंदर 1 2 3 और कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो कि मैं वो सारे के सारे चीज को ऐड कर दूंगा। तो इधर आप देख सकते हो स्ट्रिंग ऑप्शन 1 स्ट्रिंग ऑप्शन 2 नाम का मैंने जो कि अरे क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हो ABCD और 1 2 3 असाइन किया है। और इधर कॉम्बो बॉक्स जो कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 नाम से क्रिएट किया और इसके अंदर जो अरे मैंने दिया है वो सारा का सारा इसके अंदर जो कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद में फिर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पैनल। तो इधर आपको टाइप करना पैनल और पैनल 1 इक्वल टू न्यू पैनल और इस पैनल के अंदर मुझे जो कि है ना बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को देना, जो कि कॉम्बो बॉक्स 1 और कॉम्बो बॉक्स 2 को देना रहेगा। तो ये दोनों पैनल मुझे अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट वाले का काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुली पैनल क्रिएट। अब हमारा जे स्प्लिट पेन के बारे में बताया। तो जे स्प्लिट आपको टाइप करना, तो देख सकते हो जे स्प्लिट पेन सेशन में देखने को मिलेगा और इसका नाम भी मैं जे स्प्लिट पेन ही दे देता हूँ। उसके बाद में इक्वल टू न्यू जे स्प्लिट पेन और उसके बाद में इसका मुझे अलाइनमेंट देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रखना है या फिर वर्टिकल। तो मैं हॉरिजॉन्टल ही रख देता हूँ। जे स्प्लिट पेन फिर से आपको टाइप करना है, उसके बाद में फिर लगाना है डॉट हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और इसके बाद में फिर इसके अंदर क्या मुझे स्प्लिट कराना है। तो एक हमारा पैनल 1 को स्प्लिट कराना है, कॉमा लगाना है, एक हमारा पैनल 2 को स्प्लिट कराना है। जैसे कि मैंने 2 पैनल क्रिएट किए हुए जिसे मैं स्प्लिट कराना चाहता हूँ। ये हो गया। बाद में फिर हमारा जो फ्रेम क्रिएट किया है इसके अंदर डॉट गेट कंटेन पेन, इसके बाद में डॉट ऐड और इसके बाद में जे स्प्लिट पेन को ऐड कर देना। तो ये सक्सेसफुली हमारा ऐड हो गया। और इधर आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम जो मैं स्प्लिट पेन क्रिएट कर रहा हूँ ये नाम और ये नाम डिफरेंट है। ये हमारा देख सकते हो ये वाला नाम है, तो इस पर आप माउस रखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो न्यू के बगल में क्रिएट किया हुआ है ये वाला नाम है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है और इधर भी मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो कि है ना स्विंग यूटिलिटी से इन्वॉक करेंगे हम। और ये मेथड का नाम भी सेम ही स्क्रॉल पैन कोड करके। तो इस कोड को अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हो ये बीच में जो स्प्लिटर देखने को मिल रहा है ये हमारा स्प्लिट पेन है और साइड में आप देख सकते हो जो कि 1 2 3 और ABCD के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह आप स्प्लिट पेन क्रिएट कर सकते हो कोई भी कंपोनेंट के बीच में। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि रूट पेन के बारे में। रूट पेन इज द लाइट वेट कंटेनर यूज बिहाइंड द सेंस ऑफ जे फ्रेम। जैसे कि रूट पेन के थ्रू आपका कुछ भी चीज क्रिएट कर रहे हो वो लाइट वेट रहेगा। तो वही मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने जे फ्रेम, जे डायलॉग बॉक्स, जे विंडो, जे एप्लेट्स को यूज करे तो इससे आपको रूट पेन लाइट वेट देखने को मिल जाता है। तो क्रिएट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना, बहुत ही सिंपल है। तो इधर जैसे कि है ना हमारा इस सभी चीज़ों को मैं कट कर देता हूँ और हम ये बार जो कि मेन मेथड के अंदर कोड करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहला मैं जे फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। जे फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और जो कि फ्रेम का डिफ़ॉल्ट मैं सेट कर देता हूँ, सेट डिफ़ॉल्ट ऑपरेशंस जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। इसके बाद में मुझे जे रूट पेन आपको देख सकते हो सजेशन में देखने को मिलेगा। इधर इसका नाम भी जे रूट पेन इक्वल टू जे फ्रेम डॉट गेट रूट पेन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद में इधर जैसे कि मैं एक मेन्यू बार क्रिएट करूंगा, मेन्यू बार ऐड करूंगा और मेन्यू शो करूंगा और उसके अंदर कुछ मेन्यूज रहेंगे और वो रूट पेन के अंदर जो कि मेन्यू बार को ऐड करूंगा और बाद में फिर रूट पेन के अंदर जो कि मैं कुछ बटन्स को भी ऐड कर दूंगा और लास्ट में जो कि जे फ्रेम के अंदर सभी को पैक कर दूंगा और जे फ्रेम को लास्ट में शो कर दूंगा।
तो इधर मैंने एक मेन्यू बार क्रिएट किया, उसके बाद में एक मेन्यू क्रिएट किया। अब फाइल नाम का जो मेन्यू है उसको मैं ऐड कर देता हूँ हमारे बार के अंदर, मतलब मेन्यू बार के अंदर। तो बार डॉट ऐड, और ये मेन्यू हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया। और इस मेन्यू के अंदर आपको डायरेक्ट ऑप्शन ऐड करना, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो इधर आपको टाइप करना मेन्यू डॉट बाद में ऐड। मेन्यू आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं ओपन दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर मेन्यू डॉट ऐड, इसके बाद में फिर मैं क्लोज दे रहा हूँ। तो इधर ये जो मेन्यू हमारा ऐड होएगी, इसके अंदर फंक्शनलिटी हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसका मेन्यू आइटम क्रिएट नहीं किया है। बस मैं शो करने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो जिससे आपको रूट पेन के बारे में और भी बेहतर तरीके से पता चल जाए। तो जे रूट पेन डॉट बाद में फिर सेट मेन्यू बार, हमारा जे मेन्यू बार को सेट करना है। और उसके बाद में फिर हमारा जो मेन्यू बार का नाम है वो नाम मैं डाल देता हूँ। इसके बाद में जे रूट पेन बाद में फिर डॉट गेट कंटेंट पेन, और इसके बाद में फिर ऐड, इसके बाद में फिर न्यू जे बटन। तो इसके अंदर मैं एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम देता हूँ क्लिक मी करके। और इन सभी को मैं जो कि फ्रेम के अंदर पैक कर देता हूँ। तो पैक बाद में फिर हमें अभी जो कि फ्रेम को विजिबल कर देता हूँ, सेट विजिबल ट्रू। तो ये हमारा जो कि क्रिएट हो चुका। अब इस कोड को करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो ये जो कि रूट पेन के थ्रू क्रिएट किया गया। रूट पेन जो कि लाइट वेट होता है, और इधर आप देख सकते हो ओपन क्लोज का ऑप्शन भी देखने को मिला, और ये बटन भी जो कि पूरा सेट हुआ क्योंकि हमने लेआउट जो कि पैक किया हुआ था, उसकी वजह से बटन पूरा सेट हो गया। जितना भी स्पेस है सभी का सभी स्पेस लिया हो। तो इस तरह आप रूट पेन को यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं टूल टिप्स के बारे में। तो टूल टिप्स क्या होता है, जैसे कि है ना, मैं इधर कहीं भी माउस लेके जाता हूँ, तो जब मैं मेरा कर्सर लेके जा रहा हूँ, किस पे क्लिक कर रहा हूँ, और इधर आप देख सकते हो कुछ सजेशन जैसा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि मैं ऊपर ये फाइल के ऊपर शो कर रहा हूँ, जो जावा की फाइल है उस पर आप देख सकते हो फाइल कहाँ लोकेशन है, ये सजेशन दिख रहा है। इधर इस पर मैं शो करता हूँ तो ये सजेशन दिख रहा है। इधर जैसे कि मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इधर जैसे कि इस प्रोजेक्ट पे लेके जाता हूँ या फिर इस सेटिंग पे लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हो शोइंग ऑप्शन मेन्यू। तो इधर आप देख सकते हो, इधर लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हो हाइड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसे टूल टिप्स कहते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करना रहेगा हमारे जे फ्रेम के अंदर, तो वो क्रिएट करके बता दो। तो मैं एक ले लूंगा टेक्स्ट फील्ड के ऊपर जब भी कर्सर लेके जाऊंगा तो वहां लिख के आएगा कि एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड। तो इस टाइप से हम क्रिएट करते हैं। तो इधर इस रूट पेन के कोड को मैं कट कर देता हूँ। जे फ्रेम चाहिए मुझे, जे फ्रेम का जो कि साइड वगैरह और लेआउट मैं सेट कर देता हूँ। अब इसके अंदर जैसे कि मैं ना एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, जैसे कि पासवर्ड नाम का टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि पासवर्ड लिखा रहेगा, और टूल टिप्स को यूज़ कर लेता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो जे फील्ड वैल्यू इक्वल टू न्यू पासवर्ड नाम से मैंने फील्ड क्रिएट कर लिया, उसको पोजीशन भी दे दिया है। और उसके बाद में फिर जैसे कि मैंने एक लेबल भी क्रिएट कर लिया, और लेबल को भी मुझे पोजीशन देना पड़ेगा। और इधर आप देख सकते हो टूल टिप्स वाला भी कोड मैंने दे दिया है। तो ये लेबल को पोजीशन असाइन कर दिया। बाद में आप देख सकते हो वैल्यू डॉट सेट टूल टिप्स एंटर योर पासवर्ड। तो ये वाली लाइन आप देख रहे हो, ये हमारा जो कि टूल टिप्स के थ्रू सेट हो रही है। तो ये जो हमारा पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड जो टेक्स्ट फील्ड रहेगा, जिसका ऊपर हम जब कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ हमारा एंटर योर पासवर्ड करके सजेशन देखने को मिलेगा। अब इस कोड को करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो हमारा कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि हमने फ्रेम में ऐड नहीं किया था, फ्रेम में ऐड करना भूल गए। तो जे फ्रेम डॉट ऐड वैल्यू, जे फ्रेम डॉट ऐड जे लेबल, जो कि हमारा लेबल क्या नाम से है, L1। और इस कोड को मैं करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो ये देख सकते हो हमारा पासवर्ड और ये टेक्स्ट फील्ड आ गया। इस पर मैं माउस लेके जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, माउस लेके जाता हूँ, आप देख सकते हो एंटर योर पासवर्ड, फिर से लेके जाता हूँ एंटर योर पासवर्ड, फिर से लेके जाता हूँ, आप देख सकते हो एंटर योर पासवर्ड। तो जिस तरह मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो एंटर योर पासवर्ड ये शो हो रहा है सजेशन, इसे कहते हैं टूल टिप्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि हमारा जे फ्रेम जो क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर जो ऊपर टाइटल आइकन दिख रहा है उसे कैसे चेंज करना है। तो वो भी चेंज करना बहुत ही सिंपल है। तो इधर जो कि हमारा ये पासवर्ड वगैरह इन्हें मैं हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो टाइटल आइकन है उसे सेट करना रहेगा। तो ये फ्रेम तो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, बस आइकन को चेंज करेंगे, मतलब सेट करेंगे। तो ये आइकन क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो इंटेलिजे का कॉर्नर में आइकन दिख रहा है, तो इनका खुद का आइकन क्रिएट किया, तो आपने खुद का डिज़ाइन किया, वो आप अपने सॉफ्टवेयर पर लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। तो इधर आपको टाइप करना पड़ेगा इमेज, बाद में फिर आइकन इक्वल टू टूल किट्स के थ्रू ये होएगा। तो इधर टूल किट्स डॉट बाद में फिर गेट डिफॉल्ट टूल किट्स, इसके बाद में डॉट बाद में गेट इमेज, और इसके बाद में आपको इमेज का लोकेशन देना पड़ेगा। तो आपके कंप्यूटर में जहाँ इमेज रहेगा वहाँ आपको वहाँ का पाथ कॉपी करके इधर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ मेरे कंप्यूटर में कोई इमेज है कि नहीं। तो इधर मैं इस इमेज को जो कि यूज़ करता हूँ तो इसका मैं पाथ करता हूँ कॉपी करने के बाद में इधर मैं इसका पाथ कर देता हूँ पेस्ट। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो कि रो स्ट्रिंग है, तो इधर आप सभी जगह बैकवर्ड स्लैश फिर से लगा दीजिए इधर, जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने लगा दिया। तो अब हमारे इमेज जो कि असाइन हो गया है। अभी इमेज तो आइकन के अंदर आ गया, पर इसे मुझे सेट करना, तो इधर मैं लिखूँ जे फ्रेम डॉट
सेट आइकन, जो आप देख सकते हो आइकन इमेज का सेशन देखने को मिलेगा और हमारा इमेज का नाम है आइकन, ये सेट हो गया है। अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। सो ये देख सकते हो ऊपर अब हमारा पहले जावा का आइकन आ रहा था, अब हमारा जावा का नहीं आ रहा, जो इमेज हमने सेट किया वो वाला आइकन शो हो रहा है। और इधर आप देख सकते हो नीचे हमारा टास्क बार में भी जो आइकन हमने सेट किया हुआ है वो वाला शो हो रहा है, जो कि जावा का शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह आइकन चेंज करते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ग्राफिक्स शो करना है तो वो आप कैसे शो कर सकते हो, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। तो इधर हमें जो कि मेन मेथड के अंदर फ्रेम क्रिएट करेंगे और ऊपर एक मेथड क्रिएट करेंगे पेंट नाम का, जो कि कैनवस को एक्सटेंड करके जो भी ग्राफिक रहता है वो शो करते हैं। तो इधर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कैनवस को और इधर मैंने मेथड क्रिएट कर लिया पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक जी। अब इसके अंदर जो कि मैं ग्राफिक जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ। तो जी एक मैं ड्राइंग का ले लेता हूँ, तो ड्रॉ इमेज, बाद में फिर इधर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि महेंद्र करके मैंने नाम दे दिया। नाम भी आप दे सकते हो, इमेज का भी असाइन कर सकते हो। और इसका जो कि साइज़ में दे देता हूँ 40, तो 40 इसका साइज़ रहेगा। बाद में फिर मैं दे देता हूँ इधर ड्रॉ इमेज नहीं सॉरी ड्रॉ स्ट्रिंग आपको देना पड़ेगा, मैंने नाम दिया हो तो ड्रॉ स्ट्रिंग। अब इसके बाद मैं इसका जो कि सेट बैकग्राउंड करना चाहता हूँ चेंज, तो इधर मैं जो कि सेट बैकग्राउंड टाइप करूँगा और इधर मैं कलर दूंगा वाइट या फिर रेड, तो मैं वाइट ही दे देता हूँ, ये मैंने वाइट दे दिया। और एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करते तो जी डॉट फिल रेक्टेंगल, और ये 100 एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और इसका जो कि 100 विथ और 80 हाइट ये दे देते तो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। और एक ऑल भी ड्रॉ कर देते जी ड्रॉ ओवल, तो ये आपको सेशन में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो कि मैं देता हूँ 30 130 50 60 जो कि विथ हाइट मैंने दे दिया है। और उसी तरह इसका मैं सेट फॉरग्राउंड कर देता हूँ रेड या फिर ब्लू या फिर जो भी कलर पसंद है वो कर देता हूँ। तो मैं सेट फॉरग्राउंड इसका ब्लू कर देता हूँ। अब जैसे कि आर्क ड्रॉ करना चाहते हो तो आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद में आप फील ओवल जो कि ओवल का क्रिएट करना चाहते हो वो भी क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूँ। जैसे तो इधर आप देख सकते हो फील ओवल लिया हुआ है, बाद में फिर ड्रॉ आर्क लिया हुआ है, बाद में फील आर्क लिया हुआ है। तो ये भी मैंने इसका विथ हाइट और जो कि स्टार्टिंग एंगल जो कि ड्रॉ आर्क और फील आर्क का आपको देना पड़ता है और आर्क एंगल भी देना पड़ता है, तो ये आर्क एंगल भी मैंने दे दिया। तो इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट ज़्यादा पास करने पड़ते हैं। अब ये तो हो गया, इसको हमने फ्रेम के अंदर शो करना। तो इधर मैं मेन मेथड के अंदर आ जाता हूँ। सबसे पहला हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जावा ns इक्वल टू न्यू जावा स्विंग। अब जे फ्रेम और जे फ्रेम इसका नाम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। अब इस जे फ्रेम डॉट ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ हमारा ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ जो कि ns को मैंने ऐड कर दिया। अब एंटर मारता हूँ, इसका साइज और जो कि विजिबिलिटी दे तो जे फ्रेम डॉट सेट साइज 400 बाय 400 जे फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो ये हो गया। अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो जैसे कि हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग किया तो ये हमारा महेंद्र प्रिंट हो गया। इधर जो कि रेक्टेंगल किया, ओवल प्रिंट किया, ये आर्क क्रिएट किया, ये आप देख सकते हो जो कि ओवल क्रिएट किया। तो ये हमारा इस तरह ग्राफिक के थ्रू शो कर सकते हैं। और जैसे कि आपको कोई इमेज ऐड करना तो वो इमेज कैसे ऐड कर पाओगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसे मैं कर देता हूँ कट, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इधर यूज़ करना पड़ेगा टूल किट और इसका नाम भी मैं टूल किट इक्वल टू बाद में फिर देना पड़ेगा टूल किट डॉट गेट डिफॉल्ट टूल किट। और इधर मैं इमेज आई इक्वल टू टूल किट डॉट गेट इमेज और इधर मुझे इमेज का लोकेशन बताना पड़ेगा। और इधर जैसे कि जी और मुझे ड्रॉ इमेज कर दूंगा, तो जो कि मैं इमेज शो करना चाहता हूँ ड्रॉ इमेज। और इधर मैं बता दूंगा जो इमेज का आइकन का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो इमेज आई नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है। और इधर मुझे जो कि इसका विथ और हाइट भी बताना पड़ेगा, सॉरी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी बताना पड़ेगा। तो ये मैं 100 और इसी फ्रेम के अंदर शो करना है, तो मैं इधर दिस दे देता हूँ। और इधर इमेज का पाथ मैं दे देता हूँ, तो इसी इमेज का मैं पाथ दे देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया इमेज और इसे मैं करता हूँ पेस्ट और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो हमारे इमेज का साइज़ बहुत ही बड़ा है, तो इसकी वजह से हमारा फ्रेम का साइज़ छोटा पड़ रहा है। तो ये इमेज हमारा सेंटर में शो हो रहा है और इस फ्रेम को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा जो कि इमेज इसके अंदर आ गया है। तो इस तरह आप इमेज अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेआउट के बारे में। लेआउट में डिफरेंट टाइप के लेआउट होते हैं। बॉर्डर लेआउट होते हैं, ग्रिड लेआउट होते हैं, फ्लो लेआउट होते हैं, बॉक्स लेआउट होते हैं, कार्ड लेआउट होते हैं, ग्रिड बैग लेआउट होते हैं, एक ग्रुप लेआउट होता है और एक स्प्रिंग लेआउट होता है।
तो मैंने कुछ लेआउट्स तो आपको है ना इस ट्यूटोरियल में पहले बता दिए, पर अभी जो कि सभी लेआउट्स को मैं कवर कर लूँगा और मैं बहुत ही फटाफट आपको बता दूंगा। आप मेरे ट्यूटोरियल जो कि पूरे देख रहे हो तो आपको बहुत ही फटाफट समझ में आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेआउट के कैसे क्रिएट करने, कैसे शो करने और किस टाइप से उसके अंदर बटन असाइन होते हैं। तो इन कोड को मैं कर देता हूँ क्लीन इधर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर लेआउट के बारे में। तो इधर मैं क्रिएट करता हूँ कंस्ट्रक्टर और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बॉर्डर लेआउट का कोड शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर इस फ्रेम का जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, उसके बाद में मैंने बटन कुछ ऐड किए हुए जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखे हुए। तो ये एक बॉर्डर लेआउट है, तो जिस हिसाब से आप असाइन करोगे विस साइड में वो बटन असाइन हो जाएंगे। और उसके बाद में जो कि हम फ्रेम को यूज़ करें, मतलब फ्रेम का नाम मैंने एफ रखा हुआ है, एफ डॉट एड। सबसे पहला बटन 1 B1, बाद में फिर बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ दिया हुआ है, B2 बाद में कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, तो साउथ साइड में, बाद में ईस्ट वेस्ट और सेंटर साइड में, बाद में फिर मैंने फ्रेम की साइज दे दी है। अब इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। इसके पहले मैं मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ क्लास का। अब इस कोड को करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हो इस टाइप का ये बॉर्डर लेआउट होता है, इसे यूज़ किया जाता है और इसे क्रिएट किया जाता है इस टाइप से। तो आप देख सकते हो जितना भी मैं इसे इन्हांस करूँगा, मतलब इसका लेंथ वगैरह बढ़ाऊंगा, तो वो इस हिसाब से जो कि अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का आप कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करो जिसका बॉर्डर लेआउट आप सेट करके जो कि यहाँ ही कुछ चीज़ें कंपोनेंट ऐड करना चाहते हो तो इसे यूज़ कर सकते हो। तो ऊपर का बटन, नीचे का, सेंटर का, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो कि मैंने नाम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा ग्रिड लेआउट के बारे में। तो ग्रिड लेआउट जैसे आपने कैलकुलेटर देखा रहेगा, तो कैलकुलेटर पे जो बटन रहते हैं 1 2 3 इस टाइप का हमारा ग्रिड लेआउट रहता है। तो इस कोड को करता हूँ कट। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि हमारे स्टार्टिंग में फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, अब मैंने बटन को जो कि बढ़ा दिया, टोटल 9 बटन ले लिए और इन सभी 9 बटन को मैंने फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। फ्रेम के अंदर ऐड करने के बाद में जैसे हम फ्रेम का सेट लेआउट नल करते थे पहले, तो इधर आपको न्यू ग्रिड लेआउट लिखना है, बस ये वाली न्यू लाइन लिखनी, बाकी कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ों को हमने देखा हुआ है। उसका रो 3 और कॉलम 3 करना है। उसके बाद में इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो कैलकुलेटर में जैसे 1 से लेकर 9 तक बटन रहेगा, इस टाइप का आपका शो होएगा। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा ग्रिड लेआउट है। और इसे मैं क्लोज करता हूँ और इधर जैसे कि मैं इसका रो और कॉलम में चेंजेस कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, या फिर रो को मैं 4 कर देता हूँ। तो अब हमारा रो जो कि 4 हो जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारे टोटल रो 4 हो गए, पर बटन हमारे 9 ही है, तो एक रो की जगह नीचे बच गई है। इस तरह हम ग्रिड लेआउट को यूज करके जो कि रो और कॉलम में नंबर असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लो लेआउट के बारे में। तो फ्लो लेआउट के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कि न्यू फ्लो लेआउट क्रिएट करके, पर फिर भी मैं आपको वापस से बता देता हूँ। तो इधर आपको बस इतना सा चेंजेस करना पड़ेगा, जो ग्रिड लेआउट दिया हुआ है इधर आपको बस टाइप कर देना है फ्लो लेआउट, और इधर मैं दे देता हूँ फ्लो लेआउट। और इधर जो कि हमें बता देना फ्लो लेआउट किस साइड होना चाहिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो इधर फ्लो लेआउट डॉट राइट, और इधर मैं बटन को थोड़ा कम कर देता हूँ। इधर मैं जो कि 6 बटन ही रखता हूँ और इस 3 बटन को कट कर देता हूँ और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। सो ये देख सकते हो जैसे कि हमारा फ्लो लेआउट क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 जो कि टोटल बटन ऐड हो गए हैं फ्लो की तरह। तो ये आपको लगता रहेगा कि राइट साइड दिया हुआ है, पर ये तो इधर जो कि बीच में ही बता रहे हैं। क्यों बीच में बता रहे हैं? क्योंकि इधर हमने बटन जो कि ज़्यादा ऐड किए हुए हैं और इधर जो कि स्पेस हमारा कम है, तो हमें फ्रेम की साइज़ या तो बढ़ानी पड़ेगी या तो बटन कम करने पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा राइट साइड में क्रिएट हो रहा है। तो इधर मैं एक बटन को और रिमूव कर देता हूँ और इस कोड को करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो अब आपको समझ में आ गया रहेगा जैसे कि राइट साइड दिया हो तो राइट साइड से स्टार्ट होते होते हमारा फ्लो लेआउट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह फ्लो लेआउट को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉक्स लेआउट के बारे में। तो बॉक्स लेआउट किस टाइप का होता है, जैसे कि ना वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली लिस्ट की तरह शो होता है, वो कहते हैं, उसे कहते हैं बॉक्स लेआउट। तो ये बॉक्स लेआउट जो मैं क्रिएट करूंगा वो मैं एक अरे क्रिएट करूंगा और फॉर लूप को यूज़ करके क्रिएट करूंगा। तो हमें बार बार बटन का कोड लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें डायनेमिक होती है, जैसे कि ना फ्लिपकार्ट अमेजोन का आपने एप्लीकेशन देखा रहेगा, तो जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो डायनेमिकली ऐड होते रहता है आगे 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 आगे। तो वो हमारे जो कि इस तरह ही जो कि अरे को यूज़ करते, फॉर लूप वाइल लूप को यूज़ करके कंडीशन अप्लाई करते। तो इधर सबसे पहला बटन नाम का मैंने एक अरे क्रिएट किया हुआ, आप देख सकते हो बटन बटन, इसके अंदर कुछ मल्टीपल्स बटन आएंगे। और इधर आप देख सकते हो इस बटन का जो कि मैं साइज असाइन कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। और बटन को जो कि मैंने कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारा जो कि साइज बता दिए 5 बटन रह गए। उसके बाद में मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है। फॉर लूप के अंदर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो स्टार्टिंग 0 से होएगा, एंड 4 तक होएगा, तो मतलब 0 1 2 3 4। तो टोटल हमारे 5 बटन प्रिंट होएंगे। अब ये प्रिंट कैसे होगा, जैसे कि बटन i इक्वल टू न्यू बटन बटन, उसके बाद में फिर इधर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो जो लेबल ऊपर रहेगा बटन, उसके बाद में i प्लस 1 जो कि सबसे पहला 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4, इस तरह हमारा प्रिंट होते जाएगा। और इसके बाद में ऐड लगा दिया हूँ। ऐड लगाने के बाद में बटन आई जो कि मैंने जो भी बटन है उसे मैं ऐड करते जा रहा हूँ।
अभी ऐड आपको लगता रहेगा यार डायरेक्ट ऐड कैसे लगा दिया, तो जैसे आप देख सकते हो ऊपर मैंने एक्सटेंड किया हुआ जे फ्रेम को, तो ये आपका ऊपर एक्सटेंड हो गया जे फ्रेम, तो इधर मुझे फ्रेम का नाम लिखना नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट एक्सटेंड कर लिया है, तो इसकी फंक्शनैलिटी इस कंस्ट्रक्टर को मिल गई है। इसके बाद में इस जो कि लेआउट सेट किया हुआ, तो इधर आप देख सकते हो मेन तो यही है जो सेट लेआउट न्यू बॉक्स लेआउट दिस, बाद में बॉक्स लेआउट किस साइड से होना चाहिए, हमारा वाई एक्सेस से होना चाहिए। तो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के बारे में आपको पता है, तो इधर मैं आपको शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं पेंट में दिखा देता हूँ, वाई एक्सेस मतलब हमारा ये होता है, तो इस तरह वाई एक्सेस होता है, इस तरह एक्स एक्सेस होता है। तो अब हमारे बटन कुछ इस तरह आएंगे, ये देख सकते हो एक बटन आएगा, बाद में फिर दूसरा बटन आएगा, इसी तरह तीसरा बटन आएगा, इस तरह टोटल 5 बटन आएंगे जो कि वाई एक्सेस के फॉर्म में आएंगे, तो वाई एक्सेस को फॉलो करेंगे। तो अब इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। नीचे मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया है, विजिबिलिटी और साइज तो मैंने सेट कर दी है। सो इधर मुझे एरर देखने को मिल रहा है, ये क्या एरर है मैं चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि जे फ्रेम नहीं, हमें फ्रेम ही ओनली यूज़ करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारा बॉक्स लेआउट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इधर हमें फ्रेम लिखना पड़ेगा, फ्रेम के थ्रू ही हम जो कि बॉक्स लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेम हमारा AWT का कंपोनेंट है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो AWT कंपोनेंट को यूज़ करके हम बॉक्स लेआउट को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो हमारा बटन जो कि सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, पर ये बटन का डिज़ाइन थोड़ा ओल्ड है क्योंकि AWT कंपोनेंट को यूज़ किया गया है। तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। और इसी तरह आप इधर जो कि वाई एक्सेस दिया हो, इधर एक्स एक्सेस दोगे तो हमारा एक्स एक्सेस के साइड में जो कि बटन प्रिंट होएगा, मतलब एक्स एक्सेस का जो पोजीशन रहेगा उस हिसाब से बटन प्रिंट होएगा। तो आप देख सकते हो हमारे जो बटन है अभी स्ट्रेट प्रिंट हुए, पहले जो कि आप देख सकते हो वाई एक्सेस के फॉर्म में प्रिंट हो रहे थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ड लेआउट के बारे में। तो कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह एप्लीकेशन कोई भी देखते हो जिसके अंदर फ्लिपकार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह डालते हैं वो कार्ड लेआउट के थ्रू डालते हैं। तो वो कार्ड लेआउट कैसे क्रिएट करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कार्ड लेआउट को समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी पड़ेगा क्योंकि ये बटन की तरह ऑलमोस्ट सेम दिखता है पर डिफरेंट रहता है, इसके अंदर काफ़ी सारी नई नई फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। तो इस कोड को मैं करता हूँ कट। तो सबसे पहले मैंने ऊपर देखो कार्ड लेआउट कार्ड और उसके बाद में 3 बटन मैंने ले लिए, उसके बाद में कंटेनर ले लिया है जो कि ग्लोबल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया जो कि क्लास के अंदर है पर कोई भी मेथड के अंदर कंपोनेंट वो नहीं है। अब इसको मुझे मेथड के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो मेथड के अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ फटाक से। तो ये देख सकते हो जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इन सभी को असाइन कर दिया। और इधर आप देख सकते हो जो कि एक्सटेंडेड पहले हमने फ्रेम किया था, अभी आपको इधर जे फ्रेम कर देना, नहीं तो आपको इधर गेट कंटेन पेन जो कि फ्रेम के अंदर ऑप्शन नहीं है तो जे फ्रेम के अंदर ये ऑप्शन दिखेगा। नहीं आप करोगे तो इधर आपको एरर देखने को मिलेगा। जैसे मैं शो कर देता हूँ इधर फ्रेम आएगा तो इधर आप देख सकते हो गेट पेन के अंदर एरर देखने को मिला। तो इधर अल्ट में प्रेस करूँगा तब जाके आप देख सकते हो जावा स्विंग के कंपोनेंट को यूज़ कीजिए जो कि जे फ्रेम को यूज़ कीजिए। अब हमारे एरर चले गया। अब जैसे कि बटन पे मैं एक्शन परफॉर्म कराऊंगा, जैसे कि ऐड एक्शन लिस्टनर को यूज करूंगा, तो क्या एक्शन परफॉर्म कराऊंगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इन सभी बटन को जो कि मैं गेट कंटेन पेन के अंदर ऐड कर लेता हूं। तो ऐड कैसे करना है, इधर C.add, बाद में फिर हमारा सबसे पहला जो बटन है उसका नाम देना रहेगा, बाद में फिर उसका बटन का पोजीशन देना पड़ेगा। तो मैं बटन का सबसे पहले वाले का नाम देता हूँ A और उसके बाद में कॉमा लगाता हूँ और हमारे B1 करके सबसे फर्स्ट वाला बटन है। इसी तरह इसे करता हूँ मैं डुप्लीकेट, हमारे टोटल 3 बटन है। इसी तरह हमारा B2 B3 और इधर मैं जो कि इसका दे देता हूँ B दे देता हूँ और थर्ड वाले का मैं दे देता हूँ C। सो ये क्रिएट कर लिया। अब जैसे कि हम एक्शन परफॉर्म करने वाले तो एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा और जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो दूसरा कार्ड हमारा शो हो। तो इधर मैं अल्ट एंटर और हमारा मेक मेथड्स, तो ये मेथड हमारा जो कि एक्शन परफॉर्म वाला इधर ऐड हो गया। इसे मैं करता हूँ कट और इसको मैं मेन मेथड के ऊपर ले लेता हूँ और इसके बाद में फिर इधर जो हमारा कार्ड है उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने कार्ड को ग्लोबल कंपोनेंट क्रिएट किया था ऊपर, तो ये कार्ड, बाद में फिर डॉट, बाद में फिर नेक्स्ट डाल देता। तो नेक्स्ट वाले जो भी रहेंगे वो शो होएंगे। और अब हमें कंटेनर बताना है, तो ये देख सकते हो C नाम का हमने कंटेनर क्रिएट किया हुआ है। अब इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट, जो कि कंटेनर के अंदर हमने सारे के सारे बटन को ऐड किए हुए हैं। और इसका लेआउट जो कि आप देख सकते हो कंटेनर का C.set लेआउट कार्ड सेट किया हुआ है। तो जो कार्ड का लेआउट रहेगा वैसा लेआउट रहेगा। और कार्ड का जो कि मैंने है ना, कार्ड का जो मैंने हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप जो कि H गैप लिखा हुआ है और V गैप लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप जो कि 40-40 दिया हुआ है। अब इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। सो हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने हमारे फ्रेम को शो नहीं किया। तो इसे मैं मेन मेथड के अंदर शो कर देता हूँ। तो हमारा ns.set साइज और इसका साइज जो कि 400x400 और ns.set साइज set विजिबल ट्रू और लास्ट में मैं जो कि ns.set डिफॉल्ट एग्जिट ऑन क्लोज सेट कर देता और इस कोड को करता फिर से एग्जीक्यूट।
सो आप देख सकते हो हमारा जो बटन है वो मैंने क्रिएट किया, ये हमारा शो हो रहा है। और इधर आप देख सकते हो जैसे कि बटन पे मैंने एप्पल, बॉय, कैट दिया हुआ था, तो इधर इस पर क्लिक करता हूँ बॉय, कैट, तो ये हमारे कार्ड्स लेआउट के थ्रू शो हो रहे हैं। तो ये आपको बटन जैसे दिख रहे पर ये बटन नहीं, ये हमारे कार्ड लेआउट के थ्रू शो हो रहे हैं। तो जितने भी यूज़फुल लेआउट थे सभी लेआउट के बारे में बता दिया और ऑलमोस्ट जावा स्विंग के जो कंपोनेंट्स थे सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जो कि प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जावा स्विंग को यूज़ करेंगे। जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे जावा स्विंग के कंपोनेंट रहेंगे और उसके अंदर कुछ डेटा को फैच करेंगे हम डेटाबेस से। डेटाबेस हम MySQL यूज़ कर सकते हैं, MS SQL भी यूज़ कर लेंगे, देख लेंगे जो बेहतर लगेगा वो वाला यूज़ कर लेंगे। तो इसका ट्यूटोरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और आपने अभी तक जो कि MySQL या फिर जावा, कोर जावा के बारे में नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो वो पहले जाके सीख लीजिए, तो जिससे आपको समझने में और भी सिंपल पड़ेगा। तो आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।